नमस्कार, मैं हूं आयुष कुमार और आप देख रहे हैं 11 स्पेशल। इंडिया ब्लॉक में अब तक सीट शेयरिंग पर पेच सुलझ नहीं पाया है। आरजेडी और सीपीआई एमएल से अब तक बात नहीं बनी है। दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब तक प्रत्याशियों की सूची तक जारी नहीं की है। लुइस मरांडी के शामिल कराने का जेएमएम में ही अब विरोध होने लगा है, जबकि भवनाथपुर सीट जेएमएम को दिए जाने पर कांग्रेस में विरोध तेज है। देखिए रिपोर्ट। सीट को लेकर आर पार आईएनडीआईए में दरार। आरजेडी और सीपीआईएमएल से अब तक नहीं बनी बात। जेएमएम ने अब तक जारी नहीं की प्रत्याशियों की लिस्ट। लुइस मरांडी के जेएमएम में शामिल होने का भारी विरोध। लेकिन लुइस मरांडो को किसी भी गांव में घुसने नहीं देंगे। ये हम लोगों का पूरे गांव प्रखंड का आदिवासी या मूलवासी लोग मिल के हम लोग ये विरोध करा कि लुइस मरांडी को टिकट नहीं मिल सकेगा। लुइस के खिलाफ सड़क पर उतरे जेएमएम कार्यकर्ता। जहां से लुइस मरांडी को टिकट देने का विरोध। उसको लड़ने नहीं देंगे क्योंकि यहाँ पर हम लोग स्थानीय जनप्रतिनिधि चाहिए, यहाँ से स्थानीय कैंडिडेट होना चाहिए या मुख्यमंत्री यहाँ से खुद लड़े। अगर ऐसा होता है तो लुइस मरांडी को एक गिफ्ट गाँव घुसने नहीं देंगे। यहाँ से हर काम करेंगे और यहाँ से करता अपने घर में घुस जाएंगे, अन्यथा पूरा पार्टी से सबको इस्तीफा दे देगा। लुइस को गांव में घुसने नहीं देने की चेतावनी। हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि बीजेपी से आकर यहाँ टिकट मांगे और हमारे हेमंत भैया जो हैं उनको टिकट दे दे। हम कभी इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे, उखाड़ के फेंकेंगे लुइस दीदी को जमा विधानसभा से। सरायकेला सीट पर जेएमएम के पास उम्मीदवार नहीं। सोरेन के खिलाफ जेएमएम के पास कोई कैंडिडेट नहीं। बीजेपी नेता गणेश महाली को जेएमएम में कराया गया शामिल। अब सरायकेला में गणेश महाली को चुनाव लड़ाने की तैयारी। जेएमएम का हमारा प्रत्याशी का जरूरत है अभी भी, वो तो बाकी मेरा तो मालूम नहीं है। तो हेमंत सोरेन जी अगर मुझको बताए मैं 10 और भेज दूंगा। अगर उनको आज भी कुछ प्रत्याशी का जरूरत है हमें बताए, हम आपको दे दूंगा। मेरा तो मालूम ही आपका पास प्रत्याशी नहीं था। सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम कांग्रेस में भी कलह। भवनाथपुर सीट जेएमएम को जाने का विरोध। भवनाथपुर के कांग्रेस नेताओं ने किया भारी विरोध। जो व्यक्ति कांग्रेस के झंडा चढ़ सकता है, जो व्यक्ति कांग्रेस का सिंबल फाड़ के फेंक सकता है, कांग्रेस उस व्यक्ति को कैसे हम लोग से कह रहे हैं कि पर्चा करें। छतरपुर सीट पर भी जय कायम। राधा कृष्ण किशोर कांग्रेस ने पार्टी में कराया शामिल। छतरपुर से राधा कृष्ण किशोर को चुनाव लड़ाने की तैयारी। छतरपुर विधानसभा चुनाव 2024 इसको प्रदेश कांग्रेस राइट मार्ग ला दे, सफलता आपकी झोली। चुनाव से पहले ही करने लगा इंडिया ब्लॉक। सीपीआई ने हेमंत सरकार पर बोला हमला। हेमंत सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप। पेंशन रोजगार को लेकर हेमंत सरकार पर हमला। 5 लाख वैकेंसी रिक्त पड़ा हुआ है। लगातार हम कहते रहे 10,000 बेरोजगारी भत्ता तो आप दे दो, सरकार नहीं। आखिर कब होगा आईएनडीआईए में सीट शेयरिंग का ऐलान? क्या चुनाव से पहले ही बिखर जाएगा आईएनडीआईए ब्लॉक? इधर बीजेपी के चुनाव से प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा ने सीएम हेमंत सोरेन पर निशाना साधा। हेमंता बिस्वा ने कहा है कि जेएमएम के पास उम्मीदवार ही नहीं है। यही वजह है कि अब तक जेएमएम के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शामिल कराकर हेमंत सोरेन टिकट बांट रहे हैं। आइए सुनते हैं हेमंता ने और क्या कुछ कहा है। के पास उम्मीदवार नहीं। जेएमएम का हमारा प्रत्याशी का जरूरत है अभी भी, वो तो बाकी मेरा मालूम नहीं है। हेमंत सोरेन जी अगर मुझको बताए मैं 10 और भेज दूंगा। अगर उनको आज भी कुछ प्रत्याशी का जरूरत है हमें बताए, हम आपको दे दूंगा। मेरा तो मालूम ही नहीं था आपका पास प्रत्याशी ही नहीं था। कुणाल सारंगी मांग रहे थे टिकट। जैसे कुणाल सारंगी मेरा पास गुवाहाटी आया, उड़ीसा गया मुझको मिलने के लिए, मेरा पास जगह नहीं। जो अभी जेएमएम में आ रहा है, काफी लोग मुझको मिला था, मेरा पास जगह नहीं था। मैं बोला भाई आप तो बहुत अच्छा व्यक्ति हो, लेकिन मेरा पास जगह नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा पास मैसेज भरा हुआ है। नवंबर में महिलाओं को क्या 2500 रुपए देगी हेमंत सरकार? आप हेमंत सोरेन जी को पूछिए इस महीना माँ लोग 2500 रुपया मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ने वो भी धोखा करके रखा है। अभी नवंबर महीना माँ लोग 1000 मिलेगा कि 2500 मिलेगा। सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर पलटवार। बात जो बीजेपी से चुनाव लड़ रहा है वो तो झारखंड का मूलवासी आदिवासी है, तो उनको आप गुजरात भेज देगा और पूरा झारखंड में आपका परिवार राज करेगा। ये कैसा भाई, ये क्यों एक मुख्यमंत्री ऐसे बोलते हैं?
कि झारखंड में बीजेपी से चुनाव लड़ने वाले मूलवासी आदिवासियों को मैं गुजरात भेज दूंगा और सारा झारखंड सोरेन परिवार ले लेगा। अब बोला भाई मुझको भेज देगा असम, यहां तक तो मैं कोई आपत्ति नहीं है। अमित शाह को गुजरात भेज देगा, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन हम सफाई सोरेन को क्यों गुजरात भेजा? अब बाबूलाल मरांडी को क्यों गुजरात भेजेगा? अब सीपी सिंह को क्यों गुजरात भेजेगा? क्या वो लोग झारखंड का आदिवासी मूलवासी नहीं है क्या? अमर बावरी को आप क्यों गुजरात भेजा? मतलब ये झारखंड में खाली आप ही रहे, बंटी बाबलू का बाकी सो के और कोई रहने का यहाँ अधिकार नहीं है, खाली बंटी बाबलू ही रहेगा। तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं। हेमंत सोरेन जी का सामने तेजस्वी यादव 3 बार मुख्यमंत्री आवास में जाए, मिले, रोए, शरण में पड़े, उससे हमारा तो फायदा हुआ बिहार में। कम से कम बिहार का जनता भी देख चुका है कि तेजस्वी यादव का कोई ब्रांड वैल्यू नहीं है, ऐसे हल्ला करते रहते हैं। तो अगर हम बात कर ले महागठबंधन की, तो महागठबंधन में लगातार दरार देखने को मिल रही है। पार्टी के भीतर ही विरोध देखने को मिल रहा है। लुइस मरांडी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ जेएमएम में उन्होंने एंट्री ली है, और यह खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जामा से उन्हें टिकट मिल सकता है, लेकिन जामा में जेएमएम के कार्यकर्ता लुइस मरांडी का विरोध कर रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर बात कर लें, माले नाराज है। जो बात निकलकर सामने आई थी कि राष्ट्रीय जनता दल 7 सीटों पर मान गई है, अब राष्ट्रीय जनता दल के ही नेता कह रहे हैं कि हमने कब कहा कि हम 7 सीट पर मान गए, हम तो अभी भी 11 सीट चाह रहे हैं। तमाम मसलों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा हुआ है। सबसे पहले अपने पैनल से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ प्रतुल शाहदेव जी जुड़े हुए हैं। प्रतुल जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ संजय रंजन जी जुड़े हुए हैं आजसू पार्टी से। संजय जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और पुष्कर महतो जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीपीआई से। पुष्कर जी, बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले रुख करते हैं पुष्कर जी का। आप लोगों ने गठबंधन का साथ छोड़ दिया, क्या परेशानी थी? मतलब अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कह रही है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से भी विरोध देखने को मिल रहा है। भाकपा माले भी लगभग अब अपने आप को किनारे करते ही नजर आ रही है, और सीपीआई तो अपने आप को किनारे कर ही दी है। महागठबंधन में परेशानी कहां है? परेशानी तो ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है, लीड उनको करना चाहिए था, और तमाम वाम दलों के साथ में एक बैठक करके विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष पे जाना चाहिए था। ये पहलकदमी उनके द्वारा नहीं होना, ये दुखद बात है। इस पर अभी भी वक्त है कि एक पहलकदमी होनी चाहिए कि तमाम वाम दल जो है उसके साथ समन्वय हो। क्योंकि आज जिस प्रकार से झारखंड को जिस ओर ले जाने की एक प्रक्रिया चल रही है, और उस ओर जो झोंकने का प्रयास किया जा रहा है कि झारखंड का एक डेमोग्राफी जिस प्रकार से गड़बड़ा रहा है, ये जानना चाहिए कि डेमोग्राफी किधर जा रहा है। दूसरा, जो यहाँ का खनिज संसाधन है, जल जंगल जमीन की जो बातें हैं, वो आज भी बदस्तूर हमारा जारी है, लूट जारी है। और 2 करोड़ लोग डिस्प्लेस हुए हैं। झारखंड के 2 करोड़ लोग, यहाँ के नेटिव लैंड, सन ऑफ सोइल, दुनिया के किस कोना में है किसी को पता नहीं है। तो वाम दलें इन्हीं मुद्दों को लेकर लगातार सड़कों पे संघर्ष करती रही है। इसलिए वाम दल चाहते हैं कि आज भी जो लोकतांत्रिक संगठन है, जो पूंजीवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले हैं, उपनिवेश के खिलाफ, उपनिवेशवाद के जो खिलाफ लड़ने वाले हैं, जल जंगल जमीन की और अभी खनिज संपदा की रक्षा की बात कर रहे हैं, तो उन ताकतों को गोलबंद होना चाहिए था। इसमें जेएमएम को बड़ा पहलकदमी करना चाहिए, और थोड़ा सा उनको एक रुख, थोड़ा सा नरम रुख अपनाना चाहिए, जिससे कि सभी दल जो आपका इंडिया गठबंधन में है उनको पहलकदमी करनी चाहिए। इसमें जेएमएम के साथ साथ में कांग्रेस को भी जो रुख अपनाना चाहिए, लिबरल होना चाहिए, वो लिबरल उसके पास नहीं रहने के चलते भी थोड़ा सा दिक्कत आ रही है सभी दलों के साथ। आपको बता दें कि कांग्रेस के जो पिछला चुनाव हुआ था उसमें देख लीजिए कि कांग्रेस के हठधर्मिता के कारण ही रांची में हो या हटिया हो या चतरा सीटें हो, कई खामियां उसमें देखने के लिए मिला था। तो इस बार भी वैसा पुनरावृत्ति नहीं हो, इसकी पहलकदमी अभी भी संभव है, ये मैं मानता हूँ। चलिए, बिल्कुल।
तो देखिए नाराजगी है, अलग अलग पार्टियों की नाराजगी है। ये कहा जा रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो, लिबरल नहीं है, खास करके महागठबंधन के भीतर लिबरल नहीं है। और लगातार ये बातें सामने आ रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा झुकना नहीं चाह रही है, कांग्रेस अपनी सीटें कम नहीं करना चाह रही है। अब देखना यह है कि इस गठबंधन क्या क्या होता है। फिलहाल बहरहाल हम चलते हैं, भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं। जो पार्टी एक तंज भरा पोस्ट करती है भारतीय जनता पार्टी को लेकर कि आखिरकार आपकी सूची कब जारी होगी, आपकी सूची भी जारी हो गई, आपके प्रत्याशी नामांकन भी दाखिल करने जा रहे हैं, लेकिन एक साइलेंट गेम झारखंड मुक्ति मोर्चा बहुत अच्छा खेल रही है। बिना प्रत्याशियों के ऐलान के उन सीटों पर नॉमिनेशन करवा रही है जहां उन्हीं के गठबंधन के दूसरे पार्टी दावा कर रहे थे कि हम यहां चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, अजब गठबंधन की गजब कहानी है ये आयुष। आप देखें, ऐसा कभी नहीं होता है कि गठबंधन में सीटों का बंटवारा नहीं हुआ। ये कह रहे हैं आरजेडी सेटिस्फाइड है। आरजेडी के नेता कह रहे साहब हमसे कब बात हुई, हमने कब 7 सीटों पर कॉम्प्रोमाइज कर लिया। इन्होंने सीपीआई माले को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, कम्युनिस्ट ब्लॉक के दूसरे दलों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। अब माननीय मुख्यमंत्री जी सबको ठेंगा दिखाकर खुद नॉमिनेशन करने जा रहे हैं, नॉमिनेशन की सभाओं में अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। यानी इन्होंने बता दिया कि साहब झारखंड मुक्ति मोर्चा ही यहाँ सब कुछ है, जो गठबंधन है वो एक आईवॉश है, जो खाता न बही, जो हेमंत सोरेन कहे वही सही। भाई ऐसा कब होता है कि गठबंधन का खाका तैयार नहीं हुआ? माफ कीजिएगा। अब देखिए, गढ़वा भवनाथपुर सीटों पर कंफ्यूजन था जी, लेकिन सबसे पहले शुरुआत नॉमिनेशन की माननीय मुख्यमंत्री खुद जाकर वहीं से करते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी बाकी जो अलायंस पार्टनर्स हैं माफ कीजिएगा, उनको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यानी उनका मानना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ा भाई नहीं, झारखंड मुक्ति मोर्चा ही सब कुछ है, बाकी सारे दल जैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा डिक्टेट करेगा उसी हिसाब से झारखंड मुक्ति मोर्चा चलेगी, बाकी दल चलेंगे। ये कभी नहीं होता आयुष किसी भी गठबंधन में। हम पर इन्होंने तंज कसा था, हमने तो अपना फॉर्मूला 68, 10, 2, 1 का सुलझा दिया। उसमें भी गुंजाइश रखी कि 1 सीटों की स्वैपिंग हो सकती है, एक उनके उम्मीदवार हमारे सिंबल पे भी लड़ रहे हैं। हमने तो बड़ा, आपके चैनल में ये सारी बातें हम लोगों ने जो गठबंधन का खाका था उससे पहले ही बता दिया था। और जब गठबंधन अनाउंस हो गया, अभी भी हम बहुत ओपन हार्टेड हैं। टुंडी को लेकर, तमाम सीटों को लेकर बातें चल रही है। बरहेट में माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ खिलाफ कोई शक्तिशाली प्रत्याशी हो, इसको भी देने की बात चल रही है। सिर्फ 4 सीटें की घोषणा बाकी है। 2 सीटें आजसू की है, 2 सीटें हमारी है, उसमें कुछ सीटें, अधिकांश सीटें जो हैं वो सेकेंड फेज की हैं, तो बहुत समय है। लेकिन आयुष, हम किस हद तक गिरते जा रहे हैं इस चुनाव में। मैं जानता हूं कि आप दूसरे अखबारों का कटिंग अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन ये आज के अखबार का कटिंग है, मैंने उस अखबार का नाम क्रॉप कर दिया है। मैं आपसे आग्रह करूंगा ये कटिंग दिखाना चाहिए, क्योंकि राजनीति में सब लोग कहते हैं ना, हिंसा का कोई स्थान नहीं है, हिंसा की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल नहीं। जब मुख्यमंत्री जी हिंसा की बात करें तो फिर आगे क्या बचता है? अगर आप परमिशन दें तो बिल्कुल दिखाएं एक बार। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको अगर आप जूम कर दें, बहुत चौंकाने वाला आज के एक राष्ट्रीय अखबार का हेडिंग है, माननीय मुख्यमंत्री जी जब गए थे। मैं पढ़कर सुना देता हूं। लिखा है, आज नारियल फोड़ा है, चुनाव में विपक्षियों का सिर फोड़ेंगे। ये हेमंत सोरेन का बयान है। और ये कहां का है? जी, ये गढ़वा के बंशीधर में नॉमिनेशन के बाद जब उन्होंने सभा को संबोधित किया तो कहा आज विपक्षियों, आज नारियल फोड़ा है, उसके चुनाव के बाद विपक्षियों का सिर फोड़ेंगे। जी साहब, जो प्रजातंत्र में एक प्रमुख पद पर आसीन व्यक्ति है, राज्य का प्रमुख है, वो कह रहा है कि हम सर फोड़ देंगे विपक्षियों का। जब सत्ता के शीर्ष में बैठा व्यक्ति इस तरीके से हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहा है, सिर फोड़ने की बात कर रहा है, एक तरीके से वो हमें धमका रहा है कि साहब अपने औकात में रहो, नहीं तो सिर फोड़ देंगे तुम्हारा चुनाव के बाद। ऐसी भाषा का कभी हम लोगों ने मुख्यमंत्री को प्रयोग करते हुए नहीं सुना था। और अगर ये भाषण गलत था तो कैसे इनका वीडियो वायरल है चारों तरफ। इसको लेकर चुनाव आयोग पर हम शिकायत भी दर्ज करेंगे कि मुख्यमंत्री हिंसा को बढ़ावा देने की भाषा कर रहे हैं। पता आयुष, ये कब होता है? जब फ्रस्ट्रेशन सर पर सवार हो जाता है ना, तो आप भूल जाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित हार देखकर वो परेशान हो गए हैं और वो बदहवास हो गए हैं। परेशान तो मैं नहीं कहूंगा, बदहवास हो गए, फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोल रहे हैं। सर फोड़ देंगे विपक्ष के कार्यकर्ताओं का। राज्य का मुख्यमंत्री जिसके हाथ में लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है चुनाव के समय कुछ सीमित समय के लिए लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी जो है इलेक्शन के पर्पज से चुनाव आयोग की होती है, लेकिन आज भी जितने डीसी और एसपी वो मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट के द्वारा पोस्ट किए गए। तो आप हिंसा को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, अपने कार्यकर्ताओं को क्या मैसेज दे रहे हैं कि साहब विपक्षियों का सिर फोड़ दो। तो ये हिंसा को जो बढ़ावा देने की प्रवृत्ति है ना,
ये इसलिए क्योंकि इनको पता है कि 23 तारीख को इनका सुपड़ा साफ होने वाला। देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा की क्रोनोलॉजी देखें, सबसे पहले ये चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ते हैं कि आज आपने डेट गलत अनाउंस कर दिया, जबकि अच्छे से संविधान में यह वर्णित है कि 6 महीने पहले तक चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। तो उसके बाद भी इन्होंने चुनाव आयोग को कहा कि साहब आपने 20% जो बूथ हैं उस पर आपने 4 ही बजे शाम को वोटिंग खत्म कर दी। चुनाव आयोग ने स्पष्टीकरण दिया और इनको करारा तमाचा लगा राजनीतिक रूप से। चुनाव आयोग ने कहा कि जेएमएम झूठ बोल रही है, सिर्फ 3% जो मोस्ट सेंसिटिव बूथ्स हैं अति प्रभावित नक्सल क्षेत्रों में, वो लातेहार के क्षेत्र की बात करें जहां से मैं आता हूं, या सारंडा के जंगलों की बात करें, या दुमका के जंगलों की बात करें, जो बहुत अति प्रभावित नक्सल क्षेत्रों में जहां सुरक्षा बलों को मूवमेंट में परेशानी होगी, वहां वोटिंग जो है 7 बजे से 4 बजे तक होगी। तो इसमें सिर्फ 3% बूथ है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक फॉल्स नैरेटिव रच दिया था कि हजारों बूथों में ऐसा हो रहा है। तो ये हार जब दिखता है ना तो ऐसी ही होती है। देखिए चलिए, ये सुरक्षा की बात होती है, मूवमेंट की बात होती है, चुनाव आयोग का ये फैसला है। हालांकि इस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। संजय रंजन जी का रुख करते हैं। डर लग रहा है संजय जी, क्योंकि आपके विरोधी दल के जो नेता है वो कह रहे हैं कि विरोधियों का हम सिर फोड़ेंगे। जिस गठबंधन में खुद सिर फुटा हुआ है उसके नेता कह रहे हैं कि हम दूसरों का सिर फोड़ेंगे। असल में पुष्कर जी ने सारी कथा भी सुना दी है और व्यथा भी सुना दी है। हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है। इंडी गठबंधन में जितना अंतर कलह है और जिस तरह से उनकी जो व्याधि है उस सतह पे आई है, वो उस पर कोई किसी को कुछ कहने के लिए बनता नहीं है। मगर सबसे अच्छी बात यह है कि हमारी जो पार्टियां हैं, इस बीच रोकना चाहेंगे संजय जी, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का बड़ा बयान सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर, निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का बड़ा बयान। 5 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा कर दिया है भाकपा माले ने। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, निरसा के पूर्व विधायक उन्होंने बयान दिया और दावा किया है कि 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। निरसा, सिंदरी समेत 5 सीटों पर चुनाव लड़ेगी भाकपा माले। जमुआ सीट को लेकर जिच अब भी बरकरार है। इस वक्त की बड़ी खबर, केदार हाजरा के चुनाव लड़ने पर गंवा सकते हैं जमुआ सीट। अरूप चटर्जी का बड़ा बयान। जमुआ से जेएमएम ने केदार हाजरा प्रत्याशी बनाया है। केदार हाजरा के खिलाफ जमुआ की जनता है। अरूप चटर्जी की ओर लगातार ये बयान सामने आ रहे हैं। निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी का बड़ा बयान। 5 सीट पर चुनाव लड़ने का दावा किया है। निरसा, सिंदरी, राधनवार, जमुआ और बगोदर पर दावा किया है। जमुआ को लेकर अब भी जिच बरकरार है। जमुआ सीट को लेकर लगातार दावा कर रही थी भाकपा माले और अब जमुआ सीट को लेकर भी बयानबाजी होने लगा है। जमुआ सीट को लेकर पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने यह कहा है कि अगर वहां से केदार हाजरा चुनाव लड़ते हैं तो हार निश्चित है। तो हमारे साथ पूर्व विधायक अरूप चटर्जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरूप जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। 5 सीटों को लेकर आप दावा कर रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि जमुआ सीट अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी लड़े तो हार जाएंगे, क्यों? नहीं, देखिए जमुआ में एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा है इसलिए, और हमारी संगठन जो है वो 26,000 वोट अगले चुनाव में मिला था। तो हमारी संगठन स्थिति बहुत ही अच्छा है, बहुत मजबूत है। तो इसलिए जनता चेंज की मूड में है। आज वो मतलब दूसरे दल से लड़ने से ही नहीं होगा, उनकी खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है। इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि वहाँ दोनों दल लड़े, मतलब CPI-ML से भी हमारी संगठन भी लड़े। तो हम समझते हैं जो एंटी वोट्स है कम से कम हम लोगों के तरफ आएंगे और हम लोगों की जीतने की आशा भी बहुत है। क्या परेशानी हुई अरूप जी? महागठबंधन में बात नहीं बन पा रही है। भाकपा माले लगातार अपने सीटों के दावों को लेकर अड़ी हुई है, लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या कांग्रेस पार्टी हो झुकने को तैयार नहीं है। क्या परेशानी हो रही है? नहीं, देखिए वहाँ हम लोग जमुआ में चाह रहे हैं कि वो फ्रेंडली कॉन्टेस्ट हो और कोई भी जीते, झारखंड मुक्ति मोर्चा जीते या CPI-ML जीते, हम समझते हैं जो वो उनके ही खाते में जाएंगे। इसी पर विचार हो रही है, अभी तक फाइनल नहीं हुई।
बाकी सारे पिछले 3 टर्म के विधायक केदार हाजरा करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन करते हैं, और अब आप लोग कह रहे हैं कि उस सीट पर हमारी दावेदारी ज्यादा है। बिल्कुल झारखंड मुक्ति मोर्चा में जो शामिल हुए हैं केदार हाजरा, वो दावा ठोक रहे, वो कह रहे हैं कि हम पिछले 3 बार से जीतते आ रहे हैं, इस बार भी हमारा हक बनता है। क्या वहीं ज्यादा जाकर पेच फंस रहा है? नहीं, उसी पर बातचीत चल रही है और दोनों, अगर हम लोग भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा वहाँ फ्रेंडली लड़े तो हम समझते हैं जो दोनों में कोई भी जीते वो हेमंत जी के खाते में जाएंगे। देखिए, आप कह रहे हैं कि कोई भी जीते हुए हेमंत जी के खाते में जाएगा, लेकिन आप लोग भी अपने जिद को लेकर बरकरार हैं, 5 सीटों पर दावा कर रहे हैं। लेकिन महागठबंधन की ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की ओर से कितने सीटों पर सहमति बन रही है? नहीं, अभी तक सहमति नहीं बनी, लेकिन बातचीत का क्रम जारी है। जो भी होगा हम समझते हैं जो दोनों दल की सहमति से ही होगी। अरूप जी, बहुत देर नहीं हो जाएगा क्योंकि 2 दिनों के भीतर पहले चरण के नामांकन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी। अभी सीट शेयरिंग का फॉर्मूला महागठबंधन में तय नहीं हुआ है। कल सुबह फर्स्ट हाफ तक आशा करते हैं जो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन आप जिन सीटों पर दावा कर रहे हैं वहां आपके कार्यकर्ता भी तो मन बनाए होंगे। अगर वहां आपको दावेदारी नहीं मिलती है, यानी भाकपा माले के खाते में वो सीटें नहीं जाती, क्या कार्यकर्ता नाराज नहीं होंगे? कार्यकर्ता जरूर नाराज हो गया। जैसे हमने कहा, जो अगले बार हम लोगों ने 26,000 वोट लाए थे, तो हमारी संगठन काफी मजबूत है उस जगह पर, और हम लोग आराम से वो सीट जीत सकते हैं इस बार भाजपा। नहीं, देखिए, चूंकि सवाल ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव मुलाकात करने सीएम से जाते हैं, आप लोग भी उस वक्त सीएम आवास में मौजूद थे, आरजेडी की ओर से कोई भी सामने नहीं आता, लेकिन जेएमएम के नेता सीएम आवास से बाहर निकलते कहते हैं हाँ 7 पर सहमति बन गई। अगले दिन सुबह आरजेडी की हमारी तो बात नहीं हुई, 7 पर हम सहमत हैं। तो देखिए, भाकपा माले के साथ भी तो यही परेशानी हो रही है। उन लोगों ने तो फिक्स कर दिया कि 11 के भीतर ही जो करेंगे करेंगे। 70 पर परेशानी क्या आप लोगों को कम नहीं आका जा रहा है? 11 और 1 सीट के वो थोड़ी टेक्निकली लड़नी होगी ताकि बीजेपी को हरा सके। ऐसा ना हो जो एंटी इनकम्बेंसी का फायदा कहीं ना बीजेपी को चले जाए कैंडिडेट चेंज होने के बाद। ठीक है अरूप जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और न्यूज 11 भारत के तमाम दर्शकों को अपनी पार्टी की बातें बताने के लिए। ये थे पूर्व विधायक अरूप चटर्जी, जिन्होंने कहा है कि 5 सीटों पर हमारे दावेदारी मजबूत है। खास करके अगर हम बात कर लें तो जमुआ सीट को लेकर अब भी जिद बरकरार है। वो नेता, वो विधायक जो 3 टर्म से विधायक रहे, केदार हाजरा, भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाकर वो पार्टी का दामन थामते हैं। हो सकता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा उन्हें अपने टिकट पर जमुआ से प्रत्याशी भी बनाए, लेकिन गठबंधन में ही एक पार्टी है भाकपा माले, जिनका कहना है कि उस सीट पर हमारी दावेदारी ज्यादा मजबूत है। केदार हाजरा अगर जुड़ेंगे और अगर उस पार्टी मतलब किसी भी पार्टी या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो या हो सकता है भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ते, तो भाकपा माले का कहना है कि केदार हाजरा से लोग नाराज है, केदार हाजरा हार जाएंगे। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में होता क्या है, चूंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। फिलहाल हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ा है, हर मुद्दे पर चर्चा होगी। अभी वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार इस चुनावी बहस को आगे बढ़ाएंगे हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अभिषेक सिन्हा। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। चर्चा की शुरुआत तो हो चुकी है, सारे अतिथियों का भी स्वागत हो चुका है। एक बार फिर रुक करते हैं अतिथियों का, सीधे चलते हैं कांग्रेस से। राजीव रंजन साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव रंजन साहब, 4 दिन 100 घंटे हो गए तेजस्वी यादव साहब जमे हुए हैं, लेकिन कोई किनारा निकल कर नहीं आ रहा। कांग्रेस ने अपनी संतुलित सीटें, जो सीटें आपकी संतुलित थी, आप लोगों ने घोषित कर दी, प्रत्याशी आश्वस्त हैं, लेकिन बाकी तीनों दल, अब जेएमएम की बात करें तो आज सविता जी ने नामांकन कर दिया है ईचागढ़ से, दूसरी तरफ बात करें मिथिलेश ठाकुर साहब ने नामांकन कर दिया है, सूची जारी हुई नहीं हुई है और नामांकन लोग करते जा रहे हैं। कल ऐसा ना हो कि कुणाल सारंगी साहब बहरागोड़ा से नामांकन कर दें। समीर मोहंती साहब पर्चा लेकर आज निश्चिंत हो चुके हैं। नहीं, कुणाल सारंगी जी नामांकन करेंगे कैसे जब तक उनको चुनाव चिन्ह आवंटित नहीं किया जाएगा। जी, तो कोई भी अधिकृत दल का प्रत्याशी अगर बगैर चुनाव चिन्ह के या फॉर्म ए फॉर्म बी के तो नामांकन नहीं कर सकता है। बाद में भी जमा कर कोई नामांकन कर बाद में भी तो जमा कर वो देखा जाएगा।
नहीं, बाद में नहीं होता है, जहां तक मेरी जानकारी है वो साथ में ही किया जाता है। अच्छा, एक बार प्रतुल साहब जी का रुख कर लेते हैं। प्रतुल जी, राजीव रंजन साहब कह रहे हैं कि बाद में जमा नहीं होता, नहीं देखिए साथ में करना होगा। नहीं, सवाल सर अधूरा रह गया। सवाल ये है कि तो फिर क्या मिथेश ठाकुर जी को नामांकन के साथ चुनाव चिन्ह मिल गया था नामांकन के पहले, और सविता जी ने आज नामांकन कर दिया, उनको मिल गया था, और भी कई लोग नामांकन कर रहे हैं। कांग्रेस ने तो अपनी सूची जारी की है, लेकिन जेएमएम की, आरजेडी की और भाकपा माले की अभी तक तो कोई लिस्ट जारी हुई नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, अजब गठबंधन की गजब कहानी। देखिए, सीटों की घोषणा नहीं हुई और नामांकन शुरू हो गया। इलेक्शन कमीशन के जो रूल्स हैं, बायलॉज हैं, उसके हिसाब से अगर आप नॉमिनेशन कर रहे हैं और कोई प्रत्याशी अगर कहता है कि मैं बीजेपी का प्रत्याशी हूँ या कांग्रेस का प्रत्याशी हूँ, तो उसका नॉमिनेशन वो फाइल कर सकता है, लेकिन नॉमिनेशन के अंतिम दिन से पहले उसे सिंबल देना पड़ता है। तो ये आवश्यक नहीं होता है कि जिस दिन वो फाइल कर रहा है उसी दिन नॉमिनेशन के साथ सिंबल दे। वो अपने पार्टी का नाम देगा और सिंबल वो नॉमिनेशन के लास्ट डे के पहले देगा, और अगर वो सिंबल नहीं दे पाता है तो उसका नॉमिनेशन उस पार्टी के कैंडिडेट नहीं होने के कारण रिजेक्ट हो जाता है। देखिए, बात करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। माले ने घोषणा कर दी कि साहब अगर बहुत किंतु परंतु होगा तो हम 5 सीटों पर लड़ेंगे। जमुआ पे उन्होंने कहा कि अभी भी बातचीत जारी है, यानी माले तो 6 सीटों पर लड़ने को तैयार है। आरजेडी का मैं बयान देख रहा था आपके चैनल में, उन्होंने कहा कि हमने कब 7 सीटों पर समझौता कर लिया। ये कौन इस भ्रम को फैला रहा है? हम किसी भी सूरत में 11-12 सीटों से कम पर नहीं मानेंगे। हमारी ताकत को क्यों ये कम आंक रहे हैं? और ये वही लोग हैं जो हमें कहते थे साहब कि आपका गठबंधन कब होगा हुजूर। अरे हमने तो गठबंधन का खाका तैयार कर दिया, अंतिम में सीटों के एडजस्टमेंट की भी गुंजाइश रखी। सतत सर एक सवाल, सर प्रतुल साहब जी, आप लोगों ने तो सब अच्छा किया, रोशनलाल चौधरी साहब को अपने दल में लेकर टिकट क्यों दिया? आंसू सही दे देते, क्या समस्या थी? देखिए, हमने आपको बहुत पहले भी बोला था कि कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग है आजसू के साथ, कुछ ऐसा है कि उनके कुछ उम्मीदवार या हमारे कुछ उम्मीदवार एक आध सीट की स्वैपिंग हो सकती है। ये अभिषेक, अगर आपको स्वैपिंग अभिषेक, मैंने ये 2-3 बार आपके चैनल में नामों की घोषणा होने के पहले भी कहा था कि हमने, अगर देखिए सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, झारखंड के 24 वर्षों के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार जो है हेमंत सोरेन की सरकार, इसको उखाड़ फेंकना। इसके लिए आजसू ने भी बड़ा हृदय दिखाया। आजसू ने भी तैयारी की थी 18-19 सीटों पर लड़ने की, लेकिन देखिए उन्होंने भी कॉम्प्रोमाइज किया क्योंकि सबका लक्ष्य बड़ा है। हमने भी तैयारी की थी 71-72 सीटों पर लड़ने की, हमारा भी लक्ष्य, क्योंकि जनता चाहती है कि इस गूंगी, बहरी और 20-20 उत्पाद सिपाही अभ्यर्थियों की हत्या करने वाली सरकार को उखाड़ फेंका जाए। तो जनता की इच्छा के आगे कोई नहीं होता, लेकिन इनके गठबंधन में अभी तक ये फॉर्मूला नहीं सुलझ पाया है। पता है अभिषेक क्यों? क्योंकि सारे दल चाहते हैं कि हमारी ज्यादा से ज्यादा सीटों में हिस्सेदारी हो। जनता का किसी को चिंता नहीं, सीटों पर हिस्सेदारी होने से क्या होगा ना कि लूट में भागीदारी उतनी बढ़ेगी, उतना ही मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा, उतना ही इनका प्रेशर पॉलिटिक्स काम करेगा। अभी तक इन्होंने बताया कि जनता के बारे में इनकी क्या सोच है। हमने तो 5 प्लान अपने बता दिए साहब, 500 रुपए में सिलेंडर, 2100 रुपए की गोगो दीदी योजना हमने बता दिया, 2,87,000 सरकारी नौकरियों का पहले कैबिनेट में कैलेंडर जारी करेंगे, 5 लाख स्वरोजगार के 5 वर्षों में जो उसका कैलेंडर जारी करेंगे। फाइनली आपके घोषणा पत्र को तो हम लोग भी विरोध पढ़ते हैं जी, आप लोगों ने पहले जारी किया था 5 प्लान, तो रोज पढ़ लेना पड़ता है। बाकी लोगों का इंतजार कर रहे हैं कि पता नहीं कब घोषणा पत्र आए तब पढ़ें, लिस्ट आए तो फिर नाम पड़े। कांग्रेस ने कम से कम राहें आसान कर दी कि कांग्रेस ने अपनी एक सूची जारी करके ये साफ कर दिया कि भाई इतनी सीटों पर हम काबिज हैं। अब ये आपने राजनीति का नया वर्ड आज दिया है, स्वैपिंग, कि रोशनलाल चौधरी साहब लड़ेंगे एक ही विचारधारा थे लेकिन दूसरी पार्टी से। अब वही जनार्दन पासवान साहब का भी है कि लड़ेंगे उसी विचारधारा से, भाजपा के ही हैं, लोजपा में जाके लड़ेंगे। तो अब आजसू के साथ क्या आप लोगों का आपस में तालमेल है? अब कल एक बार सीपीआई का रुख कर लेता हूं, और संजय साहब आपके पास भी सीपीआई से है हमारे साथ संजय पुष्कर महतो जी। पहली बार मुलाकात है मेरी आज पुष्कर महतो साहब से, मैं ही थोड़ी देर से आया हूं। आंदोलनकारी हैं, मैं जानता हूं पुष्कर महतो साहब को, लेकिन एक तो कैमरा बीच में है, दिखाई भी नहीं दे रहा कि मुझे स्क्रीन पर देखना पड़ रहा है। पुष्कर साहब, एक विचारधारा में स्वैपिंग दिख रही है, ऐसा तो नहीं कि भाजपा के बड़े नेता अब चले जाएं जेएमएम में और वहां से लड़ जाएं जमुआ और बाकी जो सीटें बोल रहे हैं, ये कर तो मैनेज नहीं हो जाएंगे ना, क्योंकि इधर उधर तो चल रहा है एक विचारधारा में। वो कहते हैं ना एवरीथिंग इज पॉसिबल। रोशनलाल चौधरी के बारे में आया तो वो सीपीआई के मजदूर इंटक से जुड़े हुए भी नेता है, ये भी जान लीजिए। वो वाम दल के जो मजदूर संगठन है उसके भी वो मंत्री हैं। तो इस तरह से रोशनलाल चौधरी को लेकर जो जिन बातों को रखा गया है, एक चर्चा का विषय तो अलग से वो बातें है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में नहीं, वाम दल के सर अपने सिद्धांत होते हैं,
वाम दल लेफ्ट और राइट दो ही तो पॉलिसी है राजनीति की, तो ये तो लेफ्ट राइट की तरह मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। साहब ऐसे कैसे चुनाव होगा? अभिषेक आपकी जनता इंतजार कर रही है। वाम दल के 4 भाग हो गए हैं, आप 2 भाग अपनी घोषणा करता है, 2 भाग इंतजार करता है कि मुझे झंडी दिखाई देगी जब मैं अपने प्रतिनिधियों का नाम घोषित करूंगा। और ये जो नई पॉलिसी आई है, अब इसमें कल पता नहीं कौन कांग्रेस से सीट लेके, अब मनिका की सीट राजद बेचारे सत्यानंद भोक्ता साहब को सब लोगों ने आश्वासन दे दिया, वो रुक गए। अब उन मनिका की सीट तो कांग्रेस के खाते में, आज तो राधाकृष्ण किशोर साहब ने ज्वाइन कर लिया है। एक बार राजीव रंजन साहब का रुख कर ही लूं सर, सत्यानंद भोक्ता साहब तो नहीं आ रहे, अगर आ रहे हैं तो मुझे बता दीजिए, मेरे लिए बड़ी खबर होगी। राजीव रंजन साहब, मुनेश्वर जो उरांव है उन्होंने घोषणा नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, या हम लोग स्वैपिंग करने वाले लोगों में से नहीं है। ये विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का काम है स्वैपिंग करना और करवाना जी। और अभी चर्चा कर रहे थे कि सिंबल जो है वो बाद में जमा किया जा सकता है। तो मेरा जो अपना अनुभव है मैं साझा कर दूं कि दलगत आधार पर जब महापौर और उप महापौर का चुनाव हुआ था तो इसी रांची के अंदर मैं खुद उनके समय में जाकर के अजय तिर्की का चुनाव चिन्ह लेकर के कांग्रेस के तरफ से गया था, जो स्वीकार्य नहीं हुआ था और उनको टॉर्च के निशान से चुनाव लड़ना पड़ा था। इसीलिए अब वो कितनी सत्यता है किस बात में, ये तो मेरे लिए करके देख लें। मैं आपको नहीं जांच का विषय हो गया सर, मैं चेक कर लूंगा। इससे पहले मैं समय रहते जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसके दफ्तर में चुनाव चिन्ह लेकर के कांग्रेस का गया था, लेकिन अजय तिर्की को चुनाव चिन्ह नहीं एक्सेप्ट हुआ था और टॉर्च के चुनाव निशान पर उनको चुनाव लड़ना पड़ा था महापौर का। नहीं, मैंने ये बात आज 5 बजे भी अपने अतिथियों से भी पूछी, दर्शकों से भी समझना चाहता हूं। मैंने प्रवक्ताओं को देखा बड़े नजदीक से, प्रिंट मीडिया में भी जब था तब भी प्रवक्ताओं के साथ हमारी बातचीत होती रहती थी। अगर जनता के साथ कहे या मीडिया के साथ कहे, सबसे ज्यादा प्रवक्ताओं का आमना सामना होता है। हर उलझन में, हर सुलझन में प्रवक्ता होते हैं, लेकिन टिकट बांटने का साहब जब समय आता है ना तो सबसे कतार में पीछे प्रवक्ता नजर आते हैं। ऐसे ऐसे चेहरे दिखते हैं जिन चेहरों को तो हमने कभी उस राजनीतिक दल में भी नहीं देखा है। ये हर दल की मैं बात कर रहा हूं, कोई दल आप अपने ऊपर ना लें, आप चारों दलों की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रवक्ताओं का नंबर सबसे पीछे आता है, जिनको भीड़ के समय सबसे आगे कर दिया जाता है कि जाइए मीडिया आइए जवाब दीजिए। हमारे सामने भी 4 प्रवक्ता हैं और चारों पुराने प्रवक्ता हैं। मतलब प्रतुल जी को, राजीव जी को तो मैं बहुत पुराने समय से जान रहा हूं। संजय रंजन साहब सरकारी नौकरी से आए हैं, संजय रंजन साहब वो भी अब राजनीति में पूरी तरीके से पक गए हैं। पुष्कर महतो साहब तो झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं। नंबर प्रवक्ताओं का सबसे पीछे आता है। एक बार संजय रंजन साहब का रुख करता हूं। संजय साहब, राज्य के हालात जो हैं, चुनाव का समय कम, एनडीए ने अपना तरीका, एनडीए का जो है, एनडीए उस तरीके से अपनी रणनीति को आगे बढ़ा चुका है। आसू सीट की केवल बात कर लें, खतिहान पर विरोध जताते हुए कि खतिहान आधारित नीति बनाई जाए, अमित महतो ने पार्टी छोड़ा था, अपनी पार्टी बनाई, पता नहीं किस किस पार्टी में भी गए। वो कई सारी पार्टियों का उन्होंने सफर तय किया। अच्छे नेता थे और उनके बाद उनकी पत्नी ने भी मोर्चा संभाला जब वो बीच में उनको जेल जाना पड़ा था किसी कारण से। लेकिन अब वो फिर जेएमएम में आ गए हैं। तो क्या ऐसी कोई नीति, कोई नई पॉलिसी आ चुकी है, लागू हो चुकी है? जनता को क्या बताएंगे जाकर? सिल्ली की जनता को क्या बोलेंगे कि भाई क्या मुंह से आए हैं? हम तो इसीलिए गए थे। तो आपके लिए अमित महतो का नाम आसान हो गया सुदेश महतो जी के लिए, या मुश्किल हो गई रहा? संघर्ष की जमीन पे हम लोग न तो इसको सरल मानते हैं न कठिन मानते हैं। हम लोग अपने पक्ष को रखेंगे, अपने सरोकारों के साथ चुनाव में जाएंगे। हर व्यक्ति के भीतर एक महत्वाकांक्षा होती है और उसके बगैर वो जीवंत या जीवित नहीं रह सकता है। ठीक वैसे ही पार्टियों के भीतर भी महत्वाकांक्षाएं होती हैं। कई दफ़ा व्यक्ति की महत्वाकांक्षा में और पार्टी की महत्वाकांक्षा में अंतर संघर्ष होता है। लोग पार्टियां छोड़ते हैं, नई पार्टियां बनाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें समझ में आता है कि विनेबिलिटी फैक्टर जो है वो किसी पार्टी के साथ जुड़कर रहने के बाद ही हासिल हो सकती है। यही वो कारण है जिसकी वजह से लोग पार्टियों की तलाश में जुटे रहते हैं, खासकर इस चुनावी मौसम में। आप देखेंगे कि कल तक जो कस्में खाते थे किसी पार्टी के लिए, आज सुबह दूसरी पार्टी में हैं, और आज दोपहर तक उनको उस पार्टी से टिकट नहीं मिली तो तीसरी पार्टी का भी वो दरवाजे पे दस्तक। संजय जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ, सिर्फ एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। एक जिन्होंने दल बदला वो तो भावुक होकर रो पड़े साहब। मुझे लगता है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के प्रोडक्ट थे। उनको पता था किस समय वो पुराने नेता जो घर वापसी हुई वो रोने लगे। तो
तो ये एक चोला बदलने का, रंग बदलने का समय है। और अब देखेंगे कि जो धैर्य के साथ पार्टी में पिछले 10, 20, 25 सालों से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके भीतर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा तो बहुत जागृत है, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को पार्टी के पीछे रखते हैं। पार्टी उन्हें अवसर देती है, उसका वो लाभ उठाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। पार्टी उन्हें जो जिम्मेदारी देती है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और रण क्षेत्र में जाते हैं, 5 वर्षों तक कार्य करते हैं। पार्टी देखती है, पार्टी का एक नेतृत्व होता है जो फैसले करती है। इन्होंने कहा स्वैपिंग, दरअसल ये वर्ड थोड़ा सा निगेटिव है, पॉजिटिव कर दीजिए सर, कुछ नया वर्ड दीजिए। ये बेसिकली हमारा जो भाजपा के साथ इसलिए भी नहीं होगा कि सर उन्होंने तो आपको दे दिया, आपने तो कुछ भेजा नहीं आजसू को, आपने तो बस ले लिया आजसू को, रोशनलाल चौधरी साहब को ले लिया, वहां से आपने उम्मीदवार भी घोषित कर दिया। हम ये मानते हैं, अभी बाकी है, भाजपा के साथ हमारा बड़ा ही नैसर्गिक ताल्लुकात हैं। हम लोग ये मानते हैं कि भाजपा के जो सदस्य हैं और हमारे जो सदस्य हैं, हमारे जो प्रतिनिधि हैं, दोनों में कोई मूल अंतर नहीं है। अस्तित्व के मामले में हम अलग हैं, अस्मिता के मामले में भी अलग हैं, पहचान हमारी अलग है, आंदोलन की पार्टी है। टुंडी के मामले में भी आप लोग एक ही हैं? जी बिल्कुल ना उन्होंने घोषित किया है ना आपने घोषित किया। टुंडी को आप दोनों ने रोक कर रखा है। मैं संजय जी से सहमत हूँ, टुंडी में एक ही उम्मीदवार लड़ेगा एनडीए का। नहीं लड़ेगा तो एक ही उम्मीदवार, लेकिन दोनों ने अपना टुंडी छोड़ा हुआ है कि आखिर देखे कि टुंडी में होता क्या है। ये मसला हमने जानबूझकर छोड़ा हुआ है कि थोड़ी सी गर्मी, इसकी गर्मी जो है इसकी तप बरकरार रखी जाए, इधर भी पहुंचे। सीपीआई से पुष्कर महतो साहब कुछ कहना चाह रहे थे, आप बोले सर। हम ये कहना चाह रहे थे कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो एनडीए का जो रुख है कि लगातार हेमंत सोरेन के ऊपर में या वाम दलों के ऊपर में जो हमला है, ये हमला राजनीतिक रूप से जिस ओर ले जा रहा है कि जिस बातों को, जिसे लोग अभी भ्रमित है कि जाति जो बातें आती, जातिगत बातें आती है, झारखंड की संस्कृति में इसका कोई स्थान नहीं है। यहाँ पर सहिया और एक गोतिया का, सहिया प्रथा का है, फुल डाइट कर्म डाइट का है। मुझे लगता है पुष्कर जी सहिया समझा दें, शायद दर्शकों को समझने में मुश्किल हो, क्योंकि अर्बन अगर दर्शक हैं, सहिया क्या होता है ये कंसेप्ट समझा दें, क्योंकि सहिया बड़ी खूबसूरत परंपरा है झारखंड की। जी ये सहिया मतलब सहिया एक प्रथा है जिसमें एक समाज का आदमी दूसरे समाज के साथ में एक रिश्ता स्थापित करता है, भाई का जैसा संबंध होता है। और जब दोनों संबंध हो जाता है तो दोनों गांव में एक जबरदस्त, उसके यहाँ भी पार्टी होता है और उसके यहाँ भी एक सेलिब्रेशन होता है, तो उसको गांव वाले लोग जानता है। और उसी के बाद में वो सहिया भाई, सहिया बाप, सहिया का एक प्रथा चला जाता है, एक पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो ये परंपरा को तोड़ने का जो साजिश षड्यंत्र जो चल रहा है, तो ये परंपरा सर किसमें आप देख रहे हैं? ये परंपरा जो आप बता रहे हैं, ये फिलहाल महागठबंधन में किनके बीच देख रहे हैं? ये गठबंधन में हम एनडीए की ओर से दिखाई दे रहा है, स्पष्ट तौर से दिखाई दे रहा है, जो झारखंड के संस्कृति के ऊपर जबरदस्त हमला हो रहा है। क्योंकि झारखंड के संस्कृति में आज भी जो चुनाव का घोषणा हुआ है कि यहाँ पर झारखंड में अभी एक बहुत बड़ा त्यौहार है आपका, जो झारखंडी त्यौहार हम लोग बोलेंगे, जिसको कि सोहराई पर्व के रूप में जानते हैं हम लोग, वंदना पर्व के रूप में करते हैं। और ये चुनाव के दौरान में जिस प्रकार से वोट का प्रतिशत बढ़ना चाहिए, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा इन त्योहारों के कारण। उसके बाद लोक पर्व भी हमारा है एक आपका। सोहराई कब है ये क्लियर कीजिए पुष्कर जी? दिवाली के आसपास होता है सोहराई। हाँ। तो उसके 13 दिन के बाद चुनाव है साहब। हाँ, इसीलिए बोले उसकी तैयारियों में सभी लोग जुट जाते हैं, गांव के गांव जुट जाते हैं, पर्व में जुट जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं प्रभाव, पशुओं की मालिश होती है, दिया जलाया जाता है, सोहराई बिल्कुल पारंपरिक पर्व है। मैं समझ नहीं पा रहा पुष्कर जी, आप कहीं प्रभाव होगा। मुझे ये समझना कि मतलब भाजपा कैसे हमला कर रही है, एनडीए कैसे हमला कर रहा है? ये देखिए कि आज गांव में के लोग जो कहते हैं कि जो ईसाई मिशनरीज हैं और जो सरना धर्मावली हैं, इनके बीच में भी तफरका करने की बातें हो रही है। मतलब ये दोनों एक हैं क्या? दोनों तो बेसिकली संवैधानिक रूप से तो एक है। जात और बाप जात और बाप नहीं बदलता है। एक की शादी चर्च में होती है, दूसरे की शादी कहाँ होती है? एक को नहीं ये सर धर्म आज मेरा मुद्दा भी नहीं है, लेकिन इस मुद्दे पर आप जिस दिन कहें मैं भी बहस कर सकता हूँ। परंपराएं बिल्कुल अलग है। नहीं परंपरा ही नहीं होता है बच्चों का। सरना क्या बना जा सकता है? मैं आज चाहूँ तो सरना बन सकता हूँ। आप मुझे ये बताएं पुष्कर महतो जी, देखिए क्या मैं सरना में मुझे शामिल कर लिया जाएगा? लेकिन अगर मैं चाहूं तो ईसाई बन सकता हूं।
इतनी तो छूट है मुझे। अपने जो संविधान है उसकी एक ग्लैमर है। आज मेरी शादी पंजाबी सिख रीति से शादी हुई है, तो मैं पंजाबी तो नहीं हूँ। हेमा मालिनी जी की शादी मुस्लिम रीति से शादी हुई है, क्या वो मुस्लिम हो गए? ये तो हमारा जो संवैधानिक स्ट्रक्चर है, जो संविधान की जो अवधारणाएं हैं, उसमें ये लिबर्टी दी गई है कि कोई भी आदमी कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है। बिल्कुल, और धर्म पर किसी को हमला करने का भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बातें आ रही है, जिसका आशंका व्यक्त किया गया, जिस प्रकार से कॉर्पोरेट वो एन केन प्रकरण से यहाँ पर कॉर्पोरेट चाहता है कि एक विशेष पार्टी को लाकर यहाँ पर यहाँ के जो साझी सांस्कृतिक विरासत है उसको खंडित तो किया सर, जाए। आप ही लोग आरोप लगाते हैं कि 17 साल भाजपा ने राज किया है यहाँ पर, तो 17 साल में कॉर्पोरेट को स्थापित क्यों नहीं कर दिया सर? एकदम हुआ है 17 साल नहीं, रुक जाए आप उतना सर। प्रतुल जी, आपके जितना मुझे साल दिन भी आप गिन कर रखते हैं। 12 साल इन्होंने आप मुझे अभी फिर से मत गिनाइएगा प्रतुल जी। 565 दिन भी गिन कर रखे हैं। मुझे एक याद है, एक ब्यौरा कि राष्ट्रपति शासन को भी जोड़ देते हैं कि ये उधर से था। कांग्रेस की सरकार। चलिए प्रतुल साहब, आप मुझे ये जवाब दे दीजिए प्रतुल साहब कि लुइस मरांडी जैसी बड़ी नेत्री रिजाइन करती हैं, इस्तीफे पे लिखती हैं कि महिलाओं को अब भाजपा में महिलाओं की वो जगह नहीं जो भाजपा का में हुआ करती थी। बाकी तो जो दो नाम है, कुणाल सारंगी साहब की मैं समझ सकता हूं कि उनके साथ क्या संवेदनाएं मेरी उनके साथ हैं, पता नहीं इस बार क्या होगा। गणेश महाली साहब का भी मैं समझ सकता हूं कि गणेश महाली साहब दूसरे सबसे बड़े फिगर थे चंपाई सोरेन साहब के बाद, और अगर चंपाई सोरेन का कोई जवाब हो सकते हैं तो वो गणेश महाली हो सकते हैं। लेकिन लुइस मरांडी का जाना ये तो भाजपा के लिए बड़ा झटका है साहब। संघ से जुड़ी हुई नेत्री हैं, बड़ी नेत्री हैं, बड़ा चेहरा है। हेमंत सोरेन साहब को परास्त किया दुमका में उन्होंने। देखिए 9 करोड़ सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी में, इसमें चुनिंदा लोगों को ही सांसद विधायक बनने का मौका मिलता है। हमारी पार्टी ने लुइस मरांडी जी को कई बार टिकट दिया, वो मंत्री भी रहीं, विधायक भी रहीं, तो कई लोग उन्हीं के पीछे कतार में जो इन्हें कभी चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलता साहब, लेकिन वो तो असंतोष कभी व्यक्त नहीं करते। कैडर बेस्ड पार्टियां, देखिए देश में 2 ही कैडर बेस्ड पार्टियां हैं। आइदर लेफ्ट ग्रुप की हम बात करें, भले हम उनसे सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हो, वो हमसे सैद्धांतिक रूप से सहमत नहीं हो, और दूसरी भारतीय जनता पार्टी, यही 2 कैडर बेस्ड और आइडियोलॉजी बेस्ड पार्टीज हैं। बाकी सेंट्रल में कौन सी आइडियोलॉजी होती है ये तो आप देख ही चुके हैं। समय समय पर इनकी आइडियोलॉजी बदलती रहती है। कभी रामलला को काल्पनिक बता देते हैं, तो कभी राम मंदिर को, राम भगवान को अपना पूजनीय बता देते हैं। चलिए लौटते हैं इस टॉपिक पे। लेकिन दुमका से लुइस मरांडी का टिकट काटने के पीछे तो एक ही था कि सुनील सोरेन को आप लोगों ने गिफ्ट दिया। सीता सोरेन की जो पैराशूट लैंडिंग हुई, सीता सोरेन तो फेल भी हुई पैराशूट लैंडिंग में, और चूंकि सुनील सोरेन का टिकट कटा तो उनको दुमका बिठा दिया गया। तो जो वहां पर मजबूत कैंडिडेट थी उन्हीं को आप लोगों ने हटा दिया, तो जामा उनको दे देते। देखिए अब मुझे बोलने दें। देखिए लुइस मरांडी जी मंत्री भी थी। देखिए मैंने पहले भी आपको कहा कि कितने हजारों लाखों कार्यकर्ता इंतजार करते रह जाते हैं। अगर पार्टी हमारी कैडर बेस्ड पार्टी है, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी, राज्य इलेक्शन कमेटी मिलकर जिस उम्मीदवार का चुनाव करती है वो चुनाव लड़ता है साहब, लेकिन असली रणबांकुरे, असली योद्धा जो है वो हमारे अंतिम पायदान पर खड़े कार्यकर्ता होते हैं। तो तब सबों से फीडबैक लेकर हमने सुनील सोरेन जी को टिकट दिया, तो लुइस मरांडी जी को इंतजार करना चाहिए था। लेकिन अगर वो इतनी बेचैन है, उनके लिए स्वहित जनहित पर भारी है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जाने वाले को कभी कोई रोक पाया है क्या? अभिषेक, उनको जाना था, वो चली गई। अब हमारी शुभकामनाएं साहब, जहां नए घर में गई हैं, हमारे यहाँ तो बहुत लंबे समय तक रही, कम से कम सिर्फ टिकट के लिए नहीं जाइए, कुछ दिन वहां ठहर जाइएगा। जी राजीव रंजन साहब, 33 सीटों पर आप लोगों की दावेदारी थी। 31 सीटों पर तो आप लोगों ने चुनाव ही लड़ा था। 2 सीटें शिल्पी नेहा तिर्की और प्रदीप यादव, ये 2 नए नाम जुड़े आप लोगों के साथ। 33 सीटों पर दावेदारी थी। अब 29 की बात आ गई है, एकदम बिल्कुल साफ है कि 29 सीटों पर कांग्रेस होगी। आखिर 4 सीटों का नुकसान, ये जब लिस्ट, बाकी पूरी लिस्ट जारी होगी तो क्या असंतोष का कोई बिगुल कांग्रेस में भी देखने को मिलेगा? नहीं, अभी तक तो ऐसी कोई जानकारी मेरे जहन में नहीं है, या मेरी जानकारी में नहीं है कि किसी प्रकार का कोई असंतोष दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर किसी बड़े लक्ष्य को लेकर के अगर हम गठबंधन में आगे बढ़ रहे हैं तो इस प्रकार की बातें आती है। और कांग्रेस ने पिछली बार भी गठबंधन धर्म निभाने के लिए त्याग किया था, हमने इस बार भी समझौता किया है। तो गठबंधन में इस प्रकार की बातें होते रहती है। लेकिन अगर जो लोग कृत्रिम वातावरण बना करके, राज्य के अंदर भ्रम का वातावरण बना करके, मतों का ध्रुवीकरण करा करके जनता को गुमराह करने के प्रयास में लगे हुए थे, आज उनके ही साथी अगर उनसे बिछड़ करके जा रहे हैं, तो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता कर रहे हैं, शायद
मुझे लगता है कि उनको इस पर आत्मविश्लेषण करना चाहिए। मैं बहुत कुछ नहीं कहूंगा, ये उनके दल का मामला है, लेकिन राजनीति में इस प्रकार की भाषा नहीं आनी चाहिए, क्योंकि वो ये कहा जाता है ना कि दुश्मनी करो और जम के करो, मगर गुंजाइश इतनी रहे कि फिर नजरें मिलें तो शर्मिंदा ना होना पड़े। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। दुश्मनी करो तो जम के करो, नजरें मिले तो कम से कम शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी बात पर गढ़वा का नजारा आपको एक बार दिखाते हैं। गढ़वा में मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। गढ़वा में मिथिलेश ठाकुर साहब ने नामांकन कर दिया, भाजपा ने सत्येंद्र तिवारी जी को टिकट दे दिया है और गिरिनाथ सिंह ने भी कमर कस ली है कि इस बार गढ़वा में आर या पार। आपको ग्राफिक्स दिखाते हैं, फिर हमारे सहयोगी राकेश गढ़वा में जमे हुए हैं, चर्चा उनसे भी करेंगे। गढ़वा में त्रिकोणीय हुआ मुकाबला। जेएमएम के टिकट पर मिथिलेश ठाकुर भर चुके हैं पर्चा। बिना सीट बंटवारा किए जेएमएम ने किया खेला। बिना सीट बंटवारा किए जेएमएम ने किया खेला। सीट भी नहीं बचा, लिस्ट भी जारी नहीं हुई। बगावत के मूड में आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह। गिरिनाथ सिंह निर्दलीय भरेंगे पर्चा। लग रहा है सिंबल नहीं मिल रहा है गिरिनाथ सिंह साहब को। 24 अक्टूबर को नामांकन करेंगे गिरिनाथ सिंह। गिरिनाथ सिंह का कहना, गढ़वा में हमारा जनाधार, सपा भी ज्वाइन कर सकते हैं। निर्दलीय चुनाव लड़े तो जेएमएम को हो सकता है डैमेज। अच्छा, सपा में शामिल हो चुके बीजेपी ने सत्येंद्र तिवारी को टिकट दिया है। मजबूत पकड़ रखते हैं सत्येंद्र तिवारी भी। तो मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। सिटिंग विधायक मिथिलेश ठाकुर साहब, जेएमएम की सीट भी, लिस्ट भी नहीं निकली, सीट शेयरिंग भी फाइनल नहीं हुई, लेकिन मिथिलेश ठाकुर साहब ने पहला पर्चा भरा, नामांकन कर दिया उन्होंने। और उनके नामांकन के साथ ही अब तेजस्वी यादव साहब इसीलिए 100 घंटे से डटे हुए थे, लेकिन अब आज गिरिनाथ सिंह भी सपा में निकल चुके। वो भी समझ गए कि अब हो नहीं पाएगा। उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर लिया है और या तो निर्दलीय लड़ेंगे या समाजवादी पार्टी से लड़ेंगे, देखना होगा। हमारे साथ हमारे सहयोगी राकेश जुड़ रहे हैं, सीधे राकेश का रुख कर लेते हैं। राकेश, गढ़वा में जमे हुए हैं आप भी, 100 घंटे से तेजस्वी भी जमे हुए हैं रांची में, क्या नजर आ रहा है? गढ़वा का नजारा क्या होगा? गिरिनाथ सिंह साहब तो लगता है कि आरजेडी से अभी फिर लौटे थे, आरजेडी अब फिर निकल लिए धीरे से सपा में। मुकाबला त्रिकोणीय होगा। बिल्कुल, देखिए मुकाबला यहाँ दिलचस्प है। अब त्रिकोणीय मुकाबला है या नहीं है, ये यहाँ की जनता को तय करना है। लेकिन इतना जरूर है कि गिरिनाथ सिंह के चुनावी मैदान में आने से गढ़वा की जो चुनावी तपिश है उसमें बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कि गर्मी महसूस की जा रही है। पहले ये कहा जा रहा था कि गिरिनाथ सिंह जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अब जो खबर निकल कर आ रही है कि गिरिनाथ सिंह ने अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है, यानी समाजवादी पार्टी के टिकट पर ही वो चुनावी मैदान में होंगे। और सुबह जब उनसे हमारी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि 24 को वो नामांकन दाखिल करेंगे, पर्चा भरेंगे। तो 24 का इंतजार करना है कि निर्दलीय भरते हैं या समाजवादी पार्टी के टिकट पर वो चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि पार्टी तो उन्होंने ज्वाइन कर लिया अभिषेक। और सुबह जब बात हो रही थी तो वो निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे। लेकिन देखिए ये चुनाव है, पल पल तस्वीरें बदलती है। और जहां तक सत्येंद्र तिवारी की बात है, 2 टर्म के विधायक हैं। 2009 में वो पहली बार चुनाव जीत कर आए थे झारखंड विकास मोर्चा की टिकट पर, और 2014 में फिर वो बीजेपी में चले गए, बीजेपी से उनको टिकट मिला और फिर वो जीत कर आए। तो लगातार 2 बार जीतने का उनका रिकॉर्ड है और तीसरी बार भी वो जोर आजमाइश करते हुए दिख रहे हैं। उनको लग रहा है कि गढ़वा की जनता इस बार बदलाव के मूड में है। लेकिन इतना जरूर है कि विरोधी भी इस बात को कह रहे हैं कि गढ़वा में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में कई काम हुए हैं। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प हो जाएगा कि गढ़वा की जनता क्या काम के आधार पर अपने प्रत्याशी का चयन करती है या फिर पूर्व की तरह जात पात हो, धर्म हो। ये भी एक बड़ा फैक्टर गढ़वा में देखा जाता है। बाहरी भीतरी का भी फैक्टर बड़ा हमेशा से ही गढ़वा में रहा है। तो इस बार भी उस फैक्टर को हवा देने की कोशिश की जा रही है। अब जनता को तय करना है। जनता की अदालत में तीनों प्रत्याशी हैं और 13 तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि 13 तारीख को जब वोट डाले जाएंगे तो किसके पक्ष में मतदान होगा, ये देखना होगा। लेकिन इतना जरूर है कि गढ़वा की रन अब शानदार हो चुकी है। वो इसलिए भी हो गई क्योंकि गिरिनाथ सिंह की एंट्री हो गई। जी राकेश, एक सवाल, हमारे अतिथि भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, उनके जेहन में भी है
और गठबंधन के दूसरे दल भी पूछ रहे हैं कि इंडिया गठबंधन ने अभी तक अगर बात करें तो केवल कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, जेएमएम ने कोई लिस्ट जारी नहीं की। फिर सिंबल कैसे मिल गया मिथिलेश ठाकुर साहब को? उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, आज सविता महतो जी ने भी नॉमिनेशन कर दिया, सूची जारी नहीं हुई है। कल दिन में मिथिलेश ठाकुर साहब नॉमिनेशन करते हैं, शाम में लुइस मरांडी, कुणाल साडंगी, गणेश महाली जैसे चेहरे आ जाते हैं। जबकि जो अनुशासन कहता है कि अनुशासन तो सिंबल मिलने के बाद ही ज्वाइन कर सकते थे, या गठबंधन का धर्म जो कहता है, जिसको लेकर आरजेडी के भी तेवर तल्ख हैं। हालांकि गिरिराज सिंह ने तो आरजेडी का ही रास्ता साफ कर दिया अगर सपा में चले गए तो। नहीं, देखिए, जहां तक सिंबल की बात है तो जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है अभिषेक, उनको सिंबल मिल चुका है और अभी 2 सेट में ही नामांकन इन लोगों ने दाखिल किया है। 2 सेट में ये नामांकन बाद में दाखिल करेंगे जब औपचारिक तौर पर इनके नामों की सूची आ जाएगी। आपने देखा होगा कि खुद मुख्यमंत्री इनके नामांकन के वक्त मौजूद थे, सभा में मौजूद थे। इसके अलावे अगर हम बात करें तो भवनाथपुर से जो छोटे राजा है, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार है, उनके नामांकन के वक्त भी उनके सभा में भी मुख्यमंत्री की मौजूदगी थी, सिंबल उनको भी मिल चुका है। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो भी चेहरे नामांकन कर रहे हैं उनको पार्टी की तरफ से सिंबल दिया जा चुका है। ये जरूर है कि औपचारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई और ये झारखंड के इतिहास में ये पहली बार इस तरह की चीजें देखने को मिल रही है अभिषेक, कि बिना औपचारिक घोषणा के ही, बिना लिस्ट के ही प्रत्याशी जो है वो नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अब इसके पीछे की जो बड़ी वजह है वो ये समझ में आ रही है कि आरजेडी को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेफ्ट को मनाने की कोशिश की जा रही थी माले को, तो हो सकता है कि उनको लेकर ये इंतजार किया जा रहा था कि अगर ये दोनों मान जाते हैं तो लिस्ट निकल जाएगा। लेकिन जिस तरीके से प्रेशर पॉलिटिक्स होता रहा उसकी वजह से लिस्ट नहीं निकाला जा सका झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से। अभिषेक, राकेश, ईडी की जो रेड पड़ी मिथिलेश ठाकुर साहब के भाई के यहाँ पे और कई और पीएचडी विभाग के कई, जिसके मंत्री हैं मिथिलेश ठाकुर साहब, कई जगह पर छापामारी पड़ी। हालांकि छापामारी में क्या निकल कर आया इसकी कोई पुष्टि अभी तक ईडी ने नहीं की है। ये मिथिलेश ठाकुर साहब को एक मनोवैज्ञानिक तौर पर कहें या जनता के बीच सहानुभूति का रास्ता दिखाएगी, या फिर कुछ नई मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं कि इनके विभाग पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लग चुके हैं? नहीं, देखिए, अब ये जनता को तय करना है और तमाम प्रत्याशी जनता की अदालत में है और जनता ये देखेगी, हर चीज़ों को नापेगी, हर चीज़ों को तौलेगी और ये देखेगी कि कौन उनका प्रत्याशी बेहतर होगा, उसी के पक्ष में वो मतदान करेंगे। फिलहाल तीनों प्रत्याशी खूब पसीना बहा रहे हैं। ये ज़रूर है कि ईडी की रेड की चर्चा यहाँ है, लेकिन उस लिहाज से, उस जोर शोर के साथ नहीं है जिस लिहाज से आप कह सकते हैं कि राजधानी में हुई थी। तो गढ़वा में उसको लेकर बहुत शोर नहीं है। हाँ, जो विपक्ष में बैठे प्रत्याशी हैं वो जरूर इस बात का चर्चा कर रहे हैं, लेकिन आम लोगों के जुबान पर इस बात को लेकर बहुत चर्चा यहाँ नहीं है। काम का आकलन किया जा रहा है, ये देखा जा रहा है कि मिथिलेश ठाकुर ने बीते 5 वर्षों में क्या काम किया, सत्येंद्र तिवारी को जब 2 टर्म का मौका मिला था तो उन्होंने क्या काम किया, और गिरिराज सिंह जिनका लंबा यहाँ अनुभव रहा है, लंबा उनका कार्यकाल रहा है, 3 बार से ज्यादा के वो यहाँ का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, उनके पिता भी 2 बार के यहाँ विधायक रहे, तो उनके टेन्योर में क्या चीजें हुई, तो ये तमाम चीजों का आकलन गढ़वा की जनता कर रही है। और आप ये जरूर कह सकते हैं कि गढ़वा का जो सियासी रन है वो गिरिराज सिंह के चुनावी मैदान में आ जाने से थोड़ा दिलचस्प जरूर हो चुका है। बिल्कुल, अगर सियासी रन दिलचस्प हो चुका है। एक आखिरी सवाल आपसे, आप चूंकि जेएमएम बीट भी लगातार कवर करते रहे हैं, कल रात लुइस मरांडी जी और कुणाल साडंगी जी, गणेश महाली जी, 3 लोग शामिल होते हैं बीजेपी से जेएमएम में। गणेश महाली साहब का तो समझ में आता है कि चंपाई सोरेन के छोड़ने के बाद सरायकेला पिछले 5 बार से जेएमएम के गढ़ में था, जेएमएम ने कभी वो सीट नहीं हारा क्योंकि चंपाई सोरेन वहां से विधायक थे, और दूसरे नंबर पर गणेश महाली रहे हैं वहां पर। तो गणेश महाली एक बेहतर विकल्प के रूप में बीजेपी से आयातित हुए हैं, साबित हो सकते हैं एक बेहतर विकल्प वहां पर। हालांकि जेएमएम के चंपाई सोरेन के बाद जेएमएम का वहां कौन बड़ा चेहरा था, कितना संतुष्ट है, अभी ये देखना बाकी है। लेकिन अगर बात करें जामा से, तो आज लुइस मरांडी जी का वहां पर विरोध शुरू हो गया है। यहां तक चेतावनी है कि गांव में लुइस मरांडी को घुसने नहीं देना है। सोरेन परिवार का ही कोई चुनाव वहां से लड़ सकता है, जबकि सोरेन परिवार से अब सीता सोरेन जामताड़ा से लड़ेंगी, कल्पना सोरेन गांडे से लड़ेंगी, हेमंत सोरेन खुद बरेट से लड़ेंगे और बसंत सोरेन साहब दुमका से लड़ेंगे। बसंत जी का तो टिकट कटने की कोई स्थिति दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि फिर लुइस मरांडी को दुमका शिफ्ट करना पड़ेगा, तो बसंत सोरेन का टिकट काटना पड़ सकता है। दूसरी तरफ कुणाल साडंगी को देखिए तो समीर मोहंती ने आज पर्चा खरीद लिया। राकेश, अब समीर मोहंती कह रहे हैं कि हमें पार्टी का ग्रीन सिग्नल है, हमको वहां पर्चा दाखिल करना है।
तो कुणाल साडंगी साहब और लुइस मरांडी जी अब कहां हैं? ना घर के हैं ना घाट के हैं वाली स्थिति हो गई। अभी थोड़ा इंतजार करना होगा अभिषेक, क्योंकि ऑफिशियली जब तक पर्चा दाखिल नहीं हो जाता है तब तक इंतजार करना होगा। देखिए, पर्चा कोई भी खरीद सकता है और कुणाल साडंगी की अगर घर वापसी हुई है तो किन शर्तों पे हुई है ये भी देखना होगा। हालांकि कुणाल साडंगी से जब रांची में हमारे सहयोगी बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि किसी शर्त के साथ वो नहीं आए हैं। वो हेमंत सोरेन के प्रति उनकी जो भावना रही है शुरू से, उसको देखते हुए आए हैं, उनके कंधे को मजबूत करने आए हैं। अब हेमंत सोरेन उनको क्या भूमिका देते हैं ये देखना होगा। लेकिन ये भी देखना बड़ा दिलचस्प हो गया था अभिषेक उस शाम को कि जैसे ही कुणाल साडंगी पहुंचे, आपने देखा होगा कि समीर महंती भी पीछे से मुख्यमंत्री आवास पहुंच गए, क्योंकि उनको भी ये डर जरूर सता रहा था कि अगर समीर महंती को ज्वाइन कराया, माफ कीजिएगा, कुणाल सारंगी को अगर ज्वाइन कराया जा रहा है तो कहीं ऐसा ना हो कि उनको टिकट दिया जाए। तो ये तो डर है और यही वजह है कि आज समीर मोहंती ने पर्चा दाखिल कर लिया। रही बात लुइस मरांडी की, तो लुइस मरांडी को पहले ये कहा गया था बीजेपी की तरफ से कि आप बरहेट चुनाव लड़िए मुख्यमंत्री के खिलाफ, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और उसके बाद बाकायदा उन्होंने पार्टी को इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद उनकी चर्चा झारखंड मुक्ति मोर्चा में आने को हुई। कई दिनों से इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि आज ज्वाइन करेंगे, कल ज्वाइन करेंगे, लेकिन फाइनली कल उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया और इस बात को लेकर संभावना जताई जा रही है कि जामा, जो कि पहले वहां से उनकी बड़ी पुत्र वधु सीता सोरेन चुनाव लड़ती थी, उनके सीट पर अब वहां से लुइस मरांडी जो है वो चुनाव लड़ेगी। ये लगभग फाइनल माना जा रहा है अभिषेक। बिल्कुल राकेश, आपने सही कहा कि जब तक पर्चा ऑफिशियली दाखिल ना हो जाए तब तक कुछ भी आधिकारिक नहीं माना जाए, क्योंकि अभी तो इस बार तो खैर ये सीट भी शेयरिंग पर अभी तक माथापच्ची हो रही है और लिस्ट भी नहीं निकली है। लिस्ट निकलने के बाद भी नाम बदल जाते हैं, तो पर्चा जब दाखिल हो जाए तभी माना जाएगा कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। बहुत धन्यवाद राकेश, नजर बनाए रखिए। त्रिकोणीय मुकाबला है, दिलचस्प भी है, गंभीर भी है। निश्चित तौर पर गढ़वा का रण दिलचस्प हो गया है। गढ़वा के रण में मिथिलेश ठाकुर का जिनसे मुकाबला है, मिथिलेश ठाकुर को एक और तो एंटी इनकम्बेंसी से भी लड़ना है, दूसरी तरफ उन्होंने पिछले 5 साल में जो काम किया अब उसका हिसाब किताब का वक्त आ गया है कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया। गिरिराज सिंह का अपना वर्चस्व है। गिरिराज सिंह बहुत पहले से कहे हुए थे कि वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन आज जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने सपा को पकड़ा है, यह तय है कि आरजेडी ने घुटने टेक दिए हैं। नहीं तो गिरिराज सिंह आरजेडी छोड़ने वाले नहीं थे, सीधे लालू यादव साहब के करीबी माने जाते हैं, तो गिरिराज सिंह गढ़वा से चुनाव लड़ते, लेकिन अब टेक चुके हैं घुटने। तो रास्ता मिल गया है कि चलिए कहीं नहीं तो कम से कम सपा के टिकट से गिरिराज सिंह साहब लड़ जाए। निर्दलीय लड़ने से बेहतर रहेगा कि कहीं एक परिवार में ही, एक दल में ही शामिल है। अतिथियों का रुख करते हैं एक बार। प्रतुल साहब, अभी अभी आप कह रहे थे कि करोड़ों कार्यकर्ता है, फिर लुइस मरांडी जी को बरहेट से क्यों लड़ाना चाहते थे चुनाव? सीता सोरेन जी को भी आप लोगों ने जामताड़ा दिया, जो इरफान अंसारी साहब, मुख्तार अंसारी साहब का, फुरकान अंसारी साहब का गढ़ रहा है, और वहां से सीता सोरेन चुनाव लड़ेंगी। देखिए, हमारी पार्टी के किस बड़े नेता ने या आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि हम उनको बरहेट से चुनाव लड़ाना चाहते थे? और एक चलिए एक हाइपोथेटिकली बात भी मान लेते हैं तो बहुत बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं। आप देखिए, स्मृति ईरानी जी अमेठी से लड़ी, पार्टी का निर्णय था राहुल गांधी जी के खिलाफ और राहुल गांधी जी को शिकस्त भी मिली, उसके बाद वायनाड भाग खड़े हुए। तो अगर ऐसा हाइपोथेटिकल बात था, हालांकि मैं इसकी पुष्टि बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, उन्होंने पत्र में लंबी चौड़ी बातें जरूर लिखी, तो पार्टी का निर्णय मानना चाहिए ना साहब। आपको तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी में आपको पता है कि आपके लिए कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं। अकेले के बलबूते पे हमारे यहाँ भी बहुत लोग निर्दलीय चुनाव लड़कर देख चुके हैं अभिषेक, और कितने हजार वोट आए, 5,000 से 6,000 पे लोग वोट सिमट गए। हमारे यहाँ जो सिंबल है राष्ट्रवादी दल का वो बहुत महत्वपूर्ण है और पार्टी भूमिका तय करती है साहब। पार्टी ने अगर सोचा कि आपको अगर उस सीट से लड़ना है, मैं फिर से कह रहा हूँ हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो इनको स्वीकार करना चाहिए था। लेकिन ये तो बातें अभी क्लियर भी नहीं है कि पार्टी ने उनको क्या कहा। और अगर आप इतने दिनों से पार्टी के साथ जुड़ी रही हैं, कई बार की विधायक, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मंत्री भी बनी हैं, आपको पूरा सम्मान मिला है, अच्छे विभाग मिले हैं, कार्य करने का पूरा मौका मिला, उसके बाद भी सिर्फ अगर टिकट के लिए अगर आप पार्टी को छोड़ देती है तो फिर कहीं ना कहीं निष्ठा पर तो प्रश्न उठेगा ही ना। आप इतने लंबे समय से अगर बीजेपी से जुड़ी रही तो एक चुनाव इंतजार कर सकती थी, या पार्टी का जो निर्देश था उसका पालन करती। बहुत सारे लोगों का टिकट कटा जिसपे चर्चाएं हो रही है, या नए उम्मीदवारों को मौका मिला। हम सिटिंग विधायकों की बात करते हैं अभिषेक, लेकिन अगर आप देखें तो करीब 30 से ज्यादा ऐसे हैं जहां हमने नए चेहरे दिए हैं। तो ऐसे में अगर आप समीकरण देखेंगे तो बहुत सारे नए कैंडिडेट्स हैं। तो इसका मतलब क्या, जो पिछले बार जिन्होंने चुनाव लड़ा था उन्होंने पार्टी छोड़ दी। 4, 5, 6 से ज्यादा ऐसे उदाहरण आपको नहीं मिलेंगे। बाकी लोग
सबको सब्र है, सबका लक्ष्य बड़ा है और उसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन अगर इतनी हड़बड़ी में कोई रहता है तो मैंने पहले भी कहा, जाने वाले को कौन रोक सकता है। चलिए, जाने वाले को कौन रोक सकता है। पुष्कर महतो साहब, जाने वाले की बात हो रही है तो याद पड़ गया, आप भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं। जी जी। चंपाई सोरेन, गुरुजी अग्रणी नाम रहे हैं, गुरुजी शिबू सोरेन, सब हम सब उनका सम्मान करते हैं। चंपाई सोरेन साहब, उन्होंने जब छोड़ा तो पत्र में यह लिखा कि गुरुजी से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अब जेएमएम जो कर रहा है, अब जेएमएम शायद आंदोलनकारियों के लिए नहीं है। दुलाल भुइयां साहब, वो भी झारखंड आंदोलनकारी रहे हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया कल। आपको क्या लगता है, सीपीआई के नाते नहीं, एक झारखंड आंदोलनकारी के नाते, कि क्या झामुमो अपने सिद्धांतों से भटक चुका है? क्या जेएमएम अब उन आदिवासियों का हितैषी नहीं रहा जिसके दम पर तीर धनुष के सिंबल पर वोट पड़ा करते थे? देखिए, झारखंड आंदोलनकारी की जो बातें हैं, एलपीआर नाथ सहदेव जी को भी रखना चाहिए कि वो भी एक बड़े आंदोलनकारी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जो जांच अधिनियम 1952 कहता है, गृह कारा आपदा विभाग, उसके तहत आपको जो स्वतंत्रता सेनानी जो होते हैं उनको जो राजकीय सम्मान मिलता है, वो राजकीय सम्मान उसी धारा के तहत इनकी भी चिन्हितीकरण हुई है। लेकिन आज तक इनको जो सम्मान मिलना चाहिए, इवेन मैं बता दूं कि दिसुम गुरु शिबू सोरेन को भी वो सम्मान नहीं मिला है। तो मारंगोम के जयपाल सिंह मुंडा से अगर हम शुरुआत करेंगे, 1939 ईस्वी में जो झारखंड अलग राज्य का जो बीड़ा फूका गया था, यही आपका रांची के हिंदपीढ़ी से शुरुआत हुआ था, और उस समय से जो आंदोलन जो शुरू हुआ, आपको बता दें कि जयपाल सिंह मुंडा के कहने पर हरिहर नाथ सहदेव जी जा रहे थे दिल्ली, वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते थे। दोनों की मुलाकात होती है ट्रेन में, और उन्होंने कहा कि का राजा साहब रावरे नौकरी करब से चलो थी झारखंड बनाए के लिए। तो उस समय उन्होंने रिजाइन करके जयपाल सिंह मुंडा के कहने पे, आज हरिहर नाथ सहदेव को कोई नहीं जानता। मैं एक खाली फैक्ट ऐड करूंगा, पुष्कर महतो जी ने बहुत बड़ी बात उठाई। जिस समय झारखंड पार्टी जयपाल सिंह जी ने कांग्रेस में विलय कर दिया था, तो इसी हरिनाथ सहदेव जी ने झारखंड पार्टी की कमान को संभाल के रखा था। जी जी जी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी। और उन्होंने 1970 में परतुल जी कि 1970 में आपका जयपाल सिंह मुंडा ने रिग्रेट किया, मतलब पछतावा हुआ, और उन्होंने कांग्रेस को जाने का उनको बहुत दुख हुआ था कि मैंने जो भी गलती हुई उसके कारण हम गए कांग्रेस में, वो मेरी भूल थी। मतलब कांग्रेस में जाना उन्होंने भूल माना था, विलय को। और उसका अभी जो शिबू सोरेन को जो सम्मान अभी भी मिलना चाहिए, चाहे जयपाल सिंह मुंडा से लेकर जितने भी तमाम हो आंदोलनकारी हो, उनको राजकीय मान सम्मान जांच अधिनियम 1952 के तहत मिलना चाहिए। लेकिन अभी भी जो हमारे अमर पुरोधा हैं, जिनका निधन हो गया, उनको भी नहीं मिला है। आप बोलते हैं कि जो आपका शहीद परिवार को नौकरी देंगे, तो झारखंड में आप बता दो कि कौन शहीद है? एक भी शहीद अभी तक तो भगत सिंह को शहीद का दर्जा नहीं मिला है। झारखंड में निर्मल महतो का परिवार या निर्मल महतो को शहीद का दर्जा नहीं मिला है, रत्तीलाल महतो को नहीं मिला है, सिप्पी तिर्की को नहीं मिला है। इस तरह से कई ऐसे नाम है जो इनको कि शहीद का दर्जा नहीं मिला है। इस तरह से सारे लोग उपेक्षित हैं। चंपाई सोरेन जी भी झारखंड आंदोलनकारियों में से एक बड़े आंदोलनकारियों में रहे हैं। लेकिन आंदोलनकारियों को देखिए कि जो आज तमाम लोग उपेक्षित हैं, तमाम आंदोलनकारी उपेक्षित हैं कि आज कहीं ना कहीं मेरी बात भी मुख्यमंत्री से 30 सितंबर को करीबन 45 मिनट्स हमारी डायरेक्ट बातें हुई थी। कई मसले पे उन्होंने सम्मान देने की बातें कही थी कि हम लोग जरूर करेंगे कह के, लेकिन कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी से इसकी चूक हुई थी, जिसके कारण से आज आंदोलनकारी, पूरे राज्य भर के आंदोलनकारी सभी लोग आज बड़े आक्रोश में हैं। मेरी बात कई अन्य दलों के साथ भी हुई थी। उन्होंने कहा कि पुष्कर जी, मैं घोषणा पत्र में इस बात को मैं शामिल करूंगा कि झारखंड आंदोलनकारियों को राजकीय मान सम्मान निश्चित तौर पे मिलना चाहिए। और झारखंड राज्य बना है संविधान के धारा 3A के तहत में, माय माटी के सवाल पे, भाषा और भाषा के सवाल पे राज्य बना है। इसी के लेकर हम लोग लड़े हैं। जैसे कि पंजाब में पंजाबियों की पहचान हो गई, गुजरात में गुजरातियों की पहचान हो गई, आपका महाराष्ट्र में मराठी की हो गई, बिहार में बिहारियों की हर राज्य के लोगों को जो 27 स्टेट के लोगों का हो गया, लेकिन 28 स्टेट जो हमारा झारखंड बना है, तो आज झारखंडी पहचान हमारी नहीं हुई है। ये भी हम लोगों की पीड़ा है। इसकी बात को मुख्यमंत्री स्वयं, इस बात को हेमंत सोरेन जी ने भी दिल्ली में कहा था कि आज भी हमारी पहचान नहीं हुई है। इसका कारण कौन है?
इसका कारण है कि आज यहाँ पर थोड़ी देर पहले हम लोग डिबेट से पहले प्रतुल जी से ही बात की कि हमारा जो लैंग्वेज है, भाषा, संस्कृति है, उसके आधार पर हमारी पहचान नहीं हुई है। प्रतुल साहब, मैं समझ रहा हूँ, पुष्कर साहब, मैं आपकी सारी बातें समझ रहा हूँ। एक मिनट प्रतुल साहब, सवाल मेरा आपसे ये था कि क्या आप झामुमो का ये जो गठबंधन है, जो सत्ता में 5 साल रहे, एक झारखंड आंदोलनकारी होने के नाते आप संतुष्ट हैं? क्या आपको नहीं लगता कि जो आज भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से अलग दल बन रहे हैं, आदिवासी कह रहे हैं कि उनका हक मारा जा रहा है, और इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है, आरजेडी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अब कितने सीटों पर जारी किया है आरजेडी ने, देख लेते हैं। 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की। तो कमोबेश अभी तक बात INDIA गठबंधन के पाले में है। ये तो लगता है डिफेंसिव कॉल खेल रहे हैं। देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव उन्हीं सीटों पर घोषणा कर रहे हैं जिसमें विवाद नहीं है। चतरा से रश्मि प्रकाश, कोडरमा से सुभाष यादव, विश्रामपुर से नरेश सिंह, हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव। सत्यानंद भोक्ता जी का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं पीसीआर टीम से बोलूंगा कि उनको लगाना चाहिए। सत्यानंद भोक्ता साहब का राजनीतिक कैरियर लगभग खत्म हो रहा है। रश्मि प्रकाश जी लड़ेंगी, ये तो साफ हो गया है, लेकिन इसका मतलब है कि सत्यानंद भोक्ता साहब को जो मनिका की सीट देनी थी कांग्रेस के खेमे में चली गई है। सत्यानंद भोक्ता को टिकट नहीं मिलेगा। सत्यानंद भोक्ता साहब का राजनीतिक जीवन, अगर संभव हो तो बात कराइए सत्यानंद भोक्ता साहब से। उनका राजनीतिक जीवन कैरियर खत्म होता दिखाई दे रहा है मुझे। इतने बड़े नेता, राज्य के मंत्री, एक झटके में बाहर राजनीति से। तो चलिए, इस बार एक चीज बढ़िया है कि रघुवर दास साहब की बहू हो या सत्यानंद भोक्ता साहब की बहू हो, दोनों को अवसर मिला है। और भाजपा पे परिवारवाद के आरोप भी लग रहे हैं। अतिथियों का रुख कर लीजिए, तब तक सवाल जवाब चलते रहेंगे। सत्यानंद भोक्ता साहब से बात करने का प्रयास कीजिए, अगर हो जाए तो मुझसे संपर्क करवा दें एक बार। तो आरजेडी के 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो गई है। हम आपको लिस्ट दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी तरीके से आंकड़े अभी 11 से पार नहीं हो रहे हैं। यह तो मानना पड़ेगा कि कुनबा हेमंत सोरेन साहब ने बहुत मजबूती से बांध कर रखा है। तो रुक कर लेते हैं एक बार, अतिथियों का रुख कर लेते हैं, समझ लेते हैं। आरजेडी की पहली लिस्ट आ गई है, यह पहली लिस्ट है, फाइनल लिस्ट है, समझ लेते हैं एक बार। प्रतुल साहब, आरजेडी की लिस्ट आ गई। अब 6-7 का दावा था, 6 का जारी हुआ। बेचारे गिरिराज सिंह साहब सपा में चले गए क्योंकि मिथिलेश ठाकुर साहब ने पर्चा भर दिया था। और सत्यानंद भोक्ता, जहां से मैं देख रहा हूं, उनका राजनीतिक जीवन आज समाप्त हो गया, उनका कैरियर खत्म, क्योंकि अब तो एसटी की सीट कोई दिखाई नहीं दे रही कि उनको मिलेगा। और ये तो उनके साथ धोखा हो गया साहब। देखिए 18 एक बात और साहब, आपके लिए भी सवाल है। भाजपा पर हमारे दर्शकों का आरोप है परिवारवाद की राजनीति में भाजपा भी अब उतर गई है। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी बात का जवाब दे दूं। सब लोग ना अभी भी गुंजाइश रख रहे हैं, साहब कौन मलाई छोड़ना चाहेगा। 18 सीटों पर घोषणा की थी राष्ट्रीय प्रवक्ता मुझे लगता है मनोज झा जी ने, कि उससे कम पर हम नहीं लड़ेंगे और बाकी 62-63 सीटों पर हम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस, लास्ट वही पीसी उन्होंने अटेंड की, उसके बाद से मीडिया के सामने गायब हो गए। ये बाद 18 सीट से ये 6 सीट पर आ गए। और आप यकीन मानिए, ये हेमंत सोरेन जी का अकेले वर्चस्व चलता है इस गठबंधन में। ये घुटने टेक देंगे। 6 सीटें भी मिल गई, जैसे कांग्रेस ने 31-33 सीटें से कहा, ये 29 सीटों पर आ गए। सुनने में आ रहा है 1 सीट और उनको छोड़ने को कहा गया। परिवारवाद पर जवाब देने से पहले मैं एक बात कहूंगा, पुष्कर महतो जी ने बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठाए। देखिए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा का निश्चय पत्र, मैनिफेस्टो जो था अभिषेक, उसके अगर आप स्थानीय लोगों के अधिकार में देखें तो झारखंड आंदोलन के शहीदों के परिवारों तथा आंदोलनकारियों के लिए पेंशन योजना सरकार बनने के 1 साल के अंदर प्रारंभ कर दी जाएगी। नहीं हुई। खुद शिबू सोरेन आंदोलनकारी हैं। हेमंत सोरेन जी के बारे में तो मुझे नहीं पता कि कब वो आंदोलन में शामिल हुए, पर शिबू सोरेन तो आंदोलन में रहे हैं। तो जिस पार्टी का घोषणा पत्र जो कहती है कि हमने झारखंड की लड़ाई में महती भूमिका निभाई, हजारों आंदोलनकारियों पर दमन चक्र हुआ, आज तो उन्हीं लोगों के साथ बैठी हुई है जिन्होंने दमन किया। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में घोषणा की थी कि 1 साल के अंदर जो ये परिवार के शहीदों के परिवार हैं और आंदोलनकारी, उनके लिए पेंशन योजना 1 साल के अंदर प्रारंभ कर दी जाएगी। आज तक नहीं हुआ।
चिन्हितीकरण नहीं हुआ साहब। सर वो ठीक है, लेकिन आप एक मंत्री पद पर हैं। अभी सत्यानंद भोक्ता साहब बेचारे इस्तीफा भी दे रहे थे, उनको इस्तीफा भी नहीं देने दिया, तो उनका राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। और आप में संवेदना मुझे नहीं दिख रही प्रतुल साहब। देखिए 5वीं बार आप उनका कह रहे हैं कि नहीं, ये मैं देख रहा हूं, मैं मेरा लगाव है, मैं जिसको नजदीक से समझता हूं, मुझे एक बेहतर नेता नजर आते हैं। राजनीति में नेवर से डाई वाला एटीट्यूड होता है अभिषेक। तो मैंने ये माना जाए कि सरफराज अहमद के जैसे वो भी, जैसे अगर रांची से महुआ जी लड़ जाती हैं तो एक राज्यसभा सांसद का सीट खाली होगा तो सत्यानंद भोक्ता साहब राज्यसभा चले जाएंगे। ये उनका कॉल है, उस पर हमारी टिप्पणी नहीं। मतलब ऐसा कोई अगर उनको आश्वासन मिला हो। परिवारवाद का मैं जवाब दे दूं? हाँ, परिवारवाद पे। देखिए परिवारवाद वो होता है जब एक ही पार्टी के 14-15 सदस्य अलग अलग पार्टी के पदों पे सांसद, विधायक, उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री के पदों पर काबिज हो। परिवारवाद वो होता है जब मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, उनके बाद इंदिरा जी के बाद राजीव जी के बाद सोनिया जी के बाद राहुल जी, प्रियंका जी, एक ही परिवार का कांग्रेस पे वर्चस्व हो। या तो वो खुद अध्यक्ष रहते हैं या उनके बनाया हुआ व्यक्ति अध्यक्ष रहता है। परिवारवाद वो होता है जब अखिलेश यादव के कुनबे के 19 लोग सामाजिक और राजनीतिक जीवन में होते हैं। परिवारवाद वो होता है जब हेमंत सोरेन के परिवार के बसंत सोरेन जी की धर्मपत्नी को छोड़ दे तो कोई ऐसा बालिग नहीं है जो सक्रिय राजनीति में नहीं है, और जो अगला अध्यक्ष होगा या तो सोरेन टाइटल होगा या इनके मर्जी का होगा। परिवारवाद वो होता है जब लालू कुनबे में दोनों बेटे मंत्री रह चुके हों, उप मुख्यमंत्री रह चुके हों, बेटी सांसद रह चुकी हो, पता नहीं, मुझे लगता है शायद एक छोटी बेटी चुनाव लड़ने के लिए बच गई हो। तो जो पार्टी की नीति और पूरी नीयत जो उसकी तय करता है, दिशा तय करता है एक परिवार, वो परिवारवाद। तो बीजेपी जो कर रही है ये योग्यता है? नहीं, हमने तो राजनीतिक समीकरण, हमने क्षेत्रीय संतुलन, नया चेहरों को मौका देने के लिए मौका किया। आप देखिए जो बहुत स्पेशल सिचुएशन था अभिषेक, मैं बता रहा हूँ, एक ही है, पिता पुत्र चुनाव लड़े वो चंपाई सोरेन जी बहुत बड़े नेता थे। और उनके भाई, मैं पिता पुत्र की बात कर रहा था। तो और कोई दूसरा नहीं है। जैसे आप रघुवर जी के बार बार आरोप लगता है, तो वो तो राज्यपाल है, उनकी पुत्रवधू लड़ रही है चुनाव। तो हमारे परिवार के एकाध सदस्य लड़ते हैं, लेकिन इनके परिवार का कोई सदस्य नहीं होता जो सक्रिय राजनीति में ना हो, ना चुनाव लड़ रहा हो। इस बार सुनने में आ रहा है सोरेन परिवार से 5 लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब इंतजार करना होगा कि 5-5 लोग अगर एक ही परिवार से होंगे तो फिर काहे का झारखंड मुक्ति मोर्चा साहब, इसको तो सोरेन मोर्चा ही रख दीजिए। 3 तो दिख रहे हैं, 2 और आप इंतजार कीजिए। अब हो सकता है मेरी खबर गलत हो, 4 पर ये कॉम्प्रोमाइज हो जाए, 4 तो चले गए निश्चित, वही तो 4 तो निश्चित। आप इंतजार कीजिए ना, वो लिस्ट को आने दीजिए। एक तो जामताड़ा सीट से भी लड़ेंगे तो वो भी परिवार से ही आप ले रहे हैं ना? नहीं, वो हमारी तरफ से नहीं, उनके जेएमएम के सिंबल पे अगर आप इंतजार कीजिए थोड़ा सा, हो सकता है मेरी जानकारी गलत हो। मैं मनाता हूं कि प्रजातंत्र के लिए ये मेरी जानकारी गलत हो तो ही बेहतर है। एक परिवार से 5 व्यक्ति लड़ते हैं। संजय रंजन साहब का एक बार लुक कर लेते हैं। संजय रंजन साहब, रोशनलाल चौधरी साहब पर तो आपसे सवाल जवाब मैंने कर लिया। रामगढ़ का रण इस बार कितना दिलचस्प नजर आ रहा है? रामगढ़, सिल्ली, बाकी जो आप लोगों ने प्रत्याशी भेजी है, उमाकांत रजक साहब का अपना जनाधार है, आपसू से की राजनीति की, और बस नाराजगी तो दल बदल तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि आज एक सीपीआई के सहयोगी आए थे, उन्होंने कहा कि भाई सारे दलों को मिलकर मांग करनी चाहिए चुनाव आयोग से, और एक नियम कानून बनने चाहिए कि सीट की घोषणा के बाद और टिकट की घोषणा के बाद कोई दल ना बदले। अब उमाकांत रजक साहब ने अलग डैमेज कर दिया है आजसू को, या चुनाव की घोषणा के बाद, चुनाव की घोषणा के बाद मंथन होना चाहिए। मुझे लगता है कि इस पे बिल्कुल एक सख्त नियम होना ही चाहिए कि आप जिस पार्टी के प्राथमिक सदस्य हैं अगले 5 वर्षों तक कम से कम उस पार्टी को छोड़कर नहीं जाएंगे। तो मगर ये सब बड़ी 5 वर्ष नहीं भी तो सर कम से कम चुनाव की घोषणा के बाद 6 महीने तो ठीक है, क्योंकि ऐसे तो खाली हो जाएंगे, सब कोई कहीं ना कहीं तो चुनाव लड़ेगा सर। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, उस पे बेस्ड है सब। हाइपोथेटिकल नहीं सर, जनता के लिए सरदर्द है। मुझे लगता है कि जिस पार्टी से आप चुनकर, और आप यकीन मानिए, मैं जब रिपोर्टिंग में होता हूं, कई लोग मुझे मिलते हैं, कैमरे पे नहीं बोल पाते कि नहीं हम वोट देने नहीं जाएंगे। क्यों नहीं देने जाएंगे भाई? आप देखिए वोटिंग का प्रतिशत गिरता जा रहा है, और इस वोटिंग प्रतिशत को लीजिए, एक और बड़ी खबर आ गई है, आज लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं। ये तो खबर ब्रेक हो गई थी, 6 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा अभी अभी आरजेडी ने की थी, एक बार फिर से बड़ी खबर के तौर पर चल रहा है। विश्रामपुर से नरेश सिंह, हुसैनाबाद से संजय सिंह यादव। काम नहीं आया आरजेडी का प्रेशर पॉलिटिक्स। तो हम लोग तो 72 घंटे से कह रहे हैं कि आरजेडी घुटने टेकने को तैयार बैठा था, जेएमएम के सामने कर दिया सरेंडर।
4 दिनों से सीटों को लेकर आरजेडी का चल रहा था हाई वोल्टेज ड्रामा। तो आरजेडी का जो बीट देखते हैं हमारे सहयोगी अजय लाल साहब ने आज लाइव चैट में मुझसे कहा कि सर मेरे सामने दिवाली का एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें 50% तक का ऑफर है, मेकिंग चार्ज पर 30% है। अजय लाल जी की बात सही हो गई, एक बार अजय जी से बात करा दीजिए। काफी समय से आरजेडी की बीट को देख रहे हैं और 2 दिन पहले ही उन्होंने कहा था कि ये घुटने टेक देंगे क्योंकि दौर बदल गया है। भोक्ता जी ने फोन नहीं उठाया है, भोक्ता जी से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं, अभी अजय जी से समझते हैं। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय लाल जुड़ गए हैं। अजय लाल लगातार आरजेडी देखते रहे, सालों का अनुभव है अजय लाल को। अजय लाल जी, 2 एक सूची जारी हो गई आरजेडी की जो हमारी दिन में बात हो रही थी और मुझे 2 बातें याद आ गई। पहली तो कि आज से सत्यानंद भोक्ता साहब का कैरियर, लगता है राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया, अब उनका राजनीतिक जीवन नहीं रहा। उनकी बहू रश्मि प्रकाश जी चुनाव लड़ेंगी चतरा से और उनको शायद हो सकता है महुआ माझी जी को अगर रांची विधानसभा मिलता है, जीत जाती है, तो राज्यसभा का जो सीट खाली हुआ है उसके लिए सत्यानंद भोक्ता साहब को तैयार किया गया हो। कितना तैयार हुए नहीं हुए देखना दिलचस्प होगा। और दूसरा जो बड़ा सवाल कि आप जो दिन में बता रहे थे कि कोई पोस्टर आपके सामने दिवाली का लगा हुआ था, 50% डिस्काउंट और 30% मेकिंग चार्ज, ये कौन सी वाली डील आपको लग रही है अजय लाल जी? देखिए, राजद में चर्चा यह है अभिषेक जी कि संगठन को तेजस्वी यादव ने गिरवी रख दिया। ये राजद के तमाम कार्यकर्ता, किसी से भी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात कर लें, तमाम लोगों में तेजस्वी यादव के खिलाफ नाराजगी है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जब संगठन ही नहीं रहेगा, जब पार्टी ही नहीं रहेगी, तो फिर किस बात का चुनाव और किस बात का लालू प्रसाद, किस बात का तेजस्वी यादव, तमाम लोगों में नाराजगी है। अब से थोड़ी देर पहले की जो डेवलपमेंट है कि गिरिनाथ सिंह ने राजद को छोड़ दिया जी, राजद को टाटा बाय बाय कह दिया। वो पुराने नेता है राजद के, सपा में चले गए, अध्यक्ष भी रहे, वो वापस राजद को छोड़ दिया, अब वो सपा में चले गए। उसी तरह से कई अन्य जगह हैं जहां पर प्रत्याशी चुनाव लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन जैसा कि मैं सुबह से ही आपको कह रहा हूं कि पता नहीं राजद कौन सा चुनाव लड़ा है, कौन सी राजनीति है उनकी। नहीं तो मैं तो आपसे वही पूछ रहा हूं अजय लाल जी की जो दिवाली का पोस्टर आपने देखा था, आपको कौन सी डील नजर आ रही है? इसमें मुझे लगता है कि 50% कैश डिस्काउंट वाला मामला ज्यादा मुझे लग रहा है। 4-5 दिनों तक तेजस्वी यादव राजधानी रांची के होटल में बैठे रहे। 2-3 सवाल मैं आपको सवाल में मुद्दा उठाना चाहूंगा। पहला यह कि राजद के तमाम नेताओं को यह कहा गया था कि आप मीडिया से बात नहीं करें। कौन सी ऐसी मजबूरी है, कौन सी ऐसी लाचारी है, कौन सी ऐसी बात है जो आपको छिपाना है? मीडिया से बात करने के लिए तमाम लोगों को पाबंदी थी। कोई बोलने वाला था तो सिर्फ एक व्यक्ति, उनका नाम था मनोज कुमार झा। वह भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो इस प्रकार का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि कभी क्या कहना चाहता है कोई भी मीडिया समझ नहीं पाई। उसके बाद तो गायब ही हो गए। सांप्रदायिक ताकत। अच्छा अजय लाल, आखिरी सवाल आपसे, सत्यानंद भोक्ता साहब का राजनीतिक कैरियर समाप्त मान लिया जाए? दर्शकों को क्या बताएं कि आज के बाद सत्यानंद भोक्ता साहब का राजनीतिक जीवन समाप्त हो गया, अब उनकी बहू रहेंगी राजनीति में? देखिए अभिषेक, आपने बहुत बड़ा सवाल पूछा है। एक होता है राजनीति में मैनेजमेंट। सत्यानंद भोक्ता एक ऐसा शख्स था जो मुख्यमंत्री के साथ पूरे 5 साल घूमता रहा। वो शख्स, यदि सरकार आपके द्वार का कार्यक्रम हो, सत्यानंद भोक्ता दिखाई पड़ते थे हेमंत सोरेन के साथ। उसके बाद हर घर नल योजना की शुरुआत करनी है, सत्यानंद भोक्ता दिखाई पड़ते थे। मैया समान योजना की बात है, सत्यानंद भोक्ता देखते थे। लेकिन पूरा झारखंड मुक्ति मोर्चा, पूरा कांग्रेस, उनकी वफादारी का कोई उन्हें इनाम नहीं दे पाया। एक भी सीट सत्यानंद भोक्ता के लिए निकाल देता झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस तो ये उपलब्धि होती। दूसरी तरफ देखिए भाजपा ने क्या किया। चतरा में लोजपा का कोई उम्मीदवार नहीं था।
भाजपा ने कहा कि आप हमारे जनार्दन पासवान को ले लीजिए और उन्हें सिंबल दे दीजिए। चतरा से जनार्दन पासवान भाजपा के उम्मीदवार हो गए, भाजपा ने अपना उम्मीदवार दे दिया। उसके बाद बड़का गांव में आजसू का वो सीट माना जाता था, आजसू के उम्मीदवार को भाजपा ने गोद ले लिया। ये होता है मैनेजमेंट। और दूसरी तरफ आपने क्या किया, बेरोजगार कर दिया सत्यान्न भोक्ता को। अब 109 मन तेल होगा तो राधा नाचेगी। अब तो कुल मिलाकर साथ घूमने वाली स्थिति रह गई, जबकि इतने बड़े पद पर मंत्री थे और काफी बैलेंस व्यक्ति लगते हैं। एक अच्छे नेता का इतना मतलब कम उम्र में राजनीतिक जीवन से इस तरीके से उनको धकेल कर कहें कि धकिया के राजद ने निकाल दिया उनको। दूसरे की तो बात छोड़िए, राजद ने जिस तरीके से आज सूची जारी की है, यह तय है कि राजद घुटने टेक चुका है। बिल्कुल अभिषेक, इसमें कोई अब शक की बात नहीं रही कि राजद की मजबूरी हो गई कि उसे गठबंधन के साथ ही चलना है। अभी आप चले जाइए पलामू के क्षेत्र में, गढ़वा के क्षेत्र में, कैमरा ऑफ कर दीजिए, फोन ऑफ कर दीजिए और कार्यकर्ताओं से पूछिए कि आप क्या सोचते हैं तेजस्वी यादव के बारे में। बिल्कुल अजय, निश्चित तौर पर जो बातें आप कह रहे हैं, विरोध का स्वर लगातार हमें भी मिल रहा है और गिरिनाथ सिंह का जाना कहीं ना कहीं बड़ा डैमेज है। अब आरजेडी इसको कैसे देख रही है, भविष्य में कैसे भुनाएगा, ये तो देखने लायक मुद्दा होगा। जैसे चमरा लिंडा साहब चुनाव लड़ गए थे, वैसे ही गिरिनाथ सिंह साहब भी चुनाव लड़ लेंगे कहीं से और उसके बाद फिर सब कुछ एक जगह पे नजर आएगा। बहुत धन्यवाद अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। तो वक्त की पाबंदी है, हमारे अतिथि भी हमारे साथ मौजूद है, सवालों की बौछार है मेरे पास, लेकिन वक्त की पाबंदी है। माफी चाहूंगा आप सभी से, धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का। हमारे साथ सीपीआई से पुष्कर महतो साहब थे, पुष्कर जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से संजय रंजन साहब हमारे साथ थे, संजय जी बहुत धन्यवाद आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आप सभी अतिथियों का धन्यवाद। कांग्रेस से राजीव रंजन साहब हमारे साथ थे, राजीव जी आपका भी बहुत धन्यवाद, संपर्क बीच में उनसे छूट गया। तो आज से आपको महसूस हो रहा होगा कि झारखंड में चुनाव होने वाले हैं। झारखंड की चुनावी सरगर्मी अब तेज हो गई है। कुछ नेताओं का बेड़ा पार हो रहा है, कुछ नेताओं का बोरिया बिस्तर गुल हो जा रहा है। क्या होगा आने वाले समय में, किसके साथ, यह कहना बता पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सीटों पर दांव लग चुके हैं। अब कौन दावेदारी किस सीट पर कर रहा है, किसकी उम्मीदवारी को पार्टी बल देगी, यह देखना दिलचस्प होगा। बहरहाल बने रहिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।